please, OBS please, OBS please. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं वॉकिंग एड्स के बारे में। क्लास लेने के लिए थोड़ा बहुत टाइम हो गया, वी आर सॉरी फॉर दैट। टेक्निकल ग्लिच की वजह से टाइम पर क्लास नहीं हो पाया। सो स्टार्टिंग में जब भी हम वॉकिंग एड्स पढ़ते हैं, आप सबको पता है वॉकिंग मतलब चलना, एड्स मतलब जरूरत। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोई भी इंजरी हो जाती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है एज रिलेटेड, उसकी वजह से अगर वो बच्चा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, सॉरी वो बच्चा या फिर एल्डरली पीपल अगर उनको चलने के लिए तकलीफ हो रहा है, तो उस समय हम कुछ चीजों का इस्तेमाल करेंगे या फिर कुछ स्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, उनको हम बोलते हैं वॉकिंग एड्स। तो उस हिसाब से जो है हम कुछ वॉकिंग एड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो फिजियोथेरेपी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जिसके बारे में जानना हम सबको बहुत एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अ वॉकिंग इज अ मैनर और वे इन विच यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ योर फीट। तो पैरों की मदद से अगर जो भी हम मूवमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम वॉकिंग बोलते हैं। तो वॉकिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोनों पैर स्ट्रांग होना जरूरी है, उसी के साथ साथ जो भी बैलेंस है, अगर फॉर एग्जांपल मैं राइट जाना चाहता हूँ तो जो राइट का बैलेंस है या फिर जो वजन राइट पैर पर पड़ रहा है उसको बैलेंस करना, या फिर लेफ्ट के पैर पर अगर मैं वजन डालता हूँ तो लेफ्ट पैर पर बैलेंस करना, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो भी जरूरी है। तो उस हिसाब से जब भी हम वॉकिंग की बात करते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटार कंट्रोल स्किल। इट इज कंसिडर्ड एज हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटार कंट्रोल स्किल। उसके बाद में हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सक्सेसफुल वॉकिंग के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। तो उसमें सबसे पहली चीज है वो है सपोर्ट ऑफ द बॉडी मास बाय द लोअर एक्सट्रीमिटीज। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे चलना है तो मेरे दोनों पैरों का सपोर्ट होना जरूरी है, राइट। तो उसी तरीके से सपोर्ट ऑफ द बॉडी मास, दैट मीन्स हमारे बॉडी का सपोर्ट होना जरूरी है हमारे पैरों के लिए, उसको हम बोलेंगे लोअर एक्सट्रीमिटीज। वॉइस 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 डबल वॉइस। बाकी भी चीजें हैं जैसे डायनामिक बैलेंस हो गया या फिर प्रोपल्शन ऑफ द बॉडी इन द इंटेंडेड डायरेक्शन। इंटेंडेड डायरेक्शन मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में आप मूव करना चाहते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि लेफ्ट में मूव करना चाहता हो तो लेफ्ट, राइट में मूव करना हो तो लेफ्ट, राइट में मूव करना चाहता हूं तो राइट में। अगर ये चीजें सब हो रही है तो इसका मतलब है सक्सेसफुल वॉकिंग, वी आर वॉकिंग सक्सेसफुली। सबसे पहली चीज क्या है, सपोर्ट होना, किसका, आपके दोनों पैरों का, आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज का सपोर्ट मिलना, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज है प्रोडक्शन ऑफ लोकोमोटर रिथम। तीसरी चीज है डायनामिक बैलेंस। डायनामिक बैलेंस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से खड़ा रहता हूं तो एक जगह खड़े रहने को हम बोलेंगे स्टैटिक बैलेंस। अगर मैं मूव करता हूं और बैलेंस कर पाता हूं तब उसको हम बोलेंगे डायनामिक बैलेंस। ओके। उसके बाद में प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी इन द इंटेंडेड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम मूव करना चाहे उस डायरेक्शन में अगर हमें मूव होने के लिए हो रहा है देन दैट वी कॉल इट एज इंटेंडेड डायरेक्शन। ये 3 पॉइंट्स को, अब 4 पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिए। इतना समझ में आया बच्चों? तो सक्सेसफुल वॉकिंग के लिए अगर कोई पूछता है कि कौन सी चीजें जरूरी है तो उसके लिए है सबसे पहले सपोर्ट ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, हमारे पैरों का सपोर्ट होना जरूरी है। उसके बाद में जो सेकंड चीज है प्रोडक्शन ऑफ लोकोमोटर रिथम, जो भी रिथम है वो सही से होना है, राइट। उसके बाद में डायनामिक बैलेंस, चलते वक्त या फिर हिलने में जो बैलेंस होता है वो बैलेंस रहना है, दोनों पैरों में
बॉडी का जो वेट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है। उसके बाद में प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी इन द इंटेंडेड डायरेक्शन, दैट मींस जिस डायरेक्शन में हम मूव करें उस डायरेक्शन में हम आसानी से मूव कर पाए। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल वॉकिंग। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है बेसिक टर्म। यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स है, बहुत सारे बच्चे इनको मिस कर जाते हैं, उसकी वजह से जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आंसर नहीं कर पाते। तो सबसे पहला टर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है एम्बुलेशन। तो एम्बुलेशन का मतलब क्या है? वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और मूव अबाउट। मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक चल रहा हूँ, ओके, वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट वी कॉल इट एज एम्बुलेशन। इट्स अ टेक्निक ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव care in which a patient get out of the bed and engage in light activities such as sitting, standing or walking as soon as possible after an operation. तो फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि किसी का ऑपरेशन हो जाता है। अगर ऑपरेशन हुआ, इमेजिन करो कि नी का ऑपरेशन हुआ, ओके, नी सही से काम नहीं कर रही थी, हम जो भी कंडीशन देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस था, सीवियर स्टेज था। उसके बाद में सर्जन्स ने क्या किया? नी को रिप्लेस किया, ओके, नी को रिप्लेस किया करने के बाद में हमें वापस रेंज लाना है, राइट। उसके बाद में हमने एज ए फिजियोथेरेपिस्ट रेंज लाया समझो। उसके बाद में हम पेशेंट को बेड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस देंगे, सबसे पहले बेड में एक्सरसाइजेस देंगे, उसके बाद में बिठा के करेंगे एक्सरसाइजेस, उसके बाद में पेशेंट को चलना है, राइट। उसी तरीके से एक टेक्निक है पोस्ट ऑपरेटिव एम्बुलेशन। सबसे पहली चीज वॉकिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और मूव अराउंड और अबाउट, उसको हम बोलते हैं एम्बुलेशन। तो इन सिंपल यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एम्बुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पोजीशनिंग सिखाएंगे, सबसे पहले बेड पर, उसके बाद में बिठाकर, उसके बाद में खड़े रह के, उसके बाद में वॉकिंग में। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है, समटाइम द टर्म इज आल्सो यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग की जगह भी कुछ फिजिशियंस या कुछ थेरेपिस्ट इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं पर भी अगर इस टर्म का इस्तेमाल हो रहा है तो दो जगहों पर भी हो सकता है। सबसे पहले अगर फॉर एग्जाम्पल आपका सर्जन, इमेजिन करो आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आपके हॉस्पिटल सेटअप में जो सर्जन्स रहेंगे, और तो सर्जन्स एग्जांपल लेते हैं, अगर वो बताएंगे कि आपको पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एम्बुलेट करना है, तो उसका मतलब क्या हो सकता है? सर्जन्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चलाने की कोशिश करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ओके। दूसरा इसका ये मीनिंग है एक जगह से दूसरी जगह जाना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो टर्मिनोलॉजी से जहां पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है तो आपको समझना है दिस इज रिलेटेड टू द वॉकिंग। हमें बेसिकली पेशेंट के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना है और जो बेसिक एक्टिविटीज पेशेंट को खुद से करनी है उनको करने तक, वहां तक उनका इंप्रूवमेंट लेके आना है, ओके। उसके बाद में आता है दूसरा टर्म, वो है नथिंग बट गेट। गेट का मतलब क्या है? स्कूल वाली गेट, बंद करने वाली गेट नहीं। गेट इज अ टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन लोकोमोशन। इट्स अ पैटर्न ऑफ वॉकिंग और सीक्वेंस ऑफ फुट मूवमेंट्स। अभी फॉर एग्जांपल एक कंडीशन लेते हैं हम स्ट्रोक का। स्ट्रोक के केस में क्या होगा? थोड़ा सा हाथ पेशेंट का इस तरीके से बेंड आएगा और पैर क्या होगा? वो सीधा नहीं चल पाएगा। तो पेशेंट कैसे चलेगा? जूम आउट प्लीज। पेशेंट कैसे चलेगा? इस तरीके से, पैर को ऐसे उठा के इस तरीके से चलेगा, राइट। अभी फॉर एग्जांपल किसी को सीजर से सॉरी किसी को पार्किंसंस है, तो पार्किंसंस में कैसे रहता है? सीजरिंग गेट रहती है, ऐसा वो ऐसे करके चलते हैं, राइट। स्कूप पोस्चर रहता है, इस तरीके से करके चलते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स चलते हैं। तो ये सब चीजें जो है अलग अलग कंडीशंस में हमें देखने मिलेंगी। उसी तरीके से गेट एक बेसिकली ह्यूमन लोकोमोशन है या फिर आपकी चलने का पैटर्न है। अभी फॉर एग्जांपल क्या चलने के पैटर्न से हमें समझ में आता है कि कौन सा मसल वीक है, ग्लूटियस मिनिमस वीक है या मैक्सिमस वीक है या फिर दूसरे मसल्स टाइट है, उसके बारे में हमें आइडिया मिलेगा। जिससे आप हायर क्लासेस में जाओगे आपको आइडिया मिलने लगेगा, ओके। तो इन सिंपल आपको इतना ही याद रखना है, इफ अगर आपके एमसीक्यू में या फिर अगर आपको वाइवा में पूछा जाता है व्हाट इज गेट, तो आपको बता देना है इट्स नथिंग बट इट इज गोइंग टू डिस्क्राइब द ह्यूमन लोकोमोशन एंड इट्स अ पैटर्न ऑफ वॉकिंग। इट्स अ पैटर्न ऑफ वॉकिंग और द सीक्वेंस ऑफ द फुट मूवमेंट्स। दैट मीन्स जो भी आपके पैर है उसके मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पैर यहाँ पर रख रहे हो तो दूसरा पैर यहाँ पर रखे, तीसरा पैर यहाँ पर रख के चौथा पैर यहाँ पर रख रहे हो, तो एक सही सीक्वेंस से हो रहा है, सही तरतीब में हो रहा है, सही वे में हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल जैसे एक होता है ड्रंकन गेट, अगर कोई शराब पी लिया तो वो कैसे चलेगा? इससे चलेगा, इससे चलेगा, राइट। उसको ही नहीं मालूम पड़ेगा इस तरीके से चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि गेट बैलेंस नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में क्या होता है, इवन पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में, ऑपरेशन के बाद में पेशेंट का गेट आप देखोगे रेंज तो आ गया, मूवमेंट तो आ गया, फिर भी अगर स्ट्रेंथ नहीं है, जितनी ताकत चाहिए थी उतनी नहीं है, तो क्या होगा? पेशेंट सही से चल नहीं पाएगा, थोड़ा गेट उसका डिविएशन रहेगा। इसीलिए जब भी हम पोस्ट ऑपरेटिव केसेस देखते हैं, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो एक पेशेंट है जिनके हिप का
ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन करने के बाद में कुछ फेजेस रहते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। फर्स्ट फेज में हमें पेन को कम करना होता है और रेंज को लाना होता है। धीरे धीरे हमें पेशेंट के डे टू डे एक्टिविटीज तक लाना होता है पेशेंट को, और धीरे धीरे करके जो भी सराउंडिंग मसल्स है ऑपरेशन के बाद वीक हो जाते हैं, उनको स्ट्रेंथन करना होता है, उनको मजबूत करना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट जो फेज रहता है रिहेबिलिटेशन का, दैट इज पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद में जो भी आप ट्रीटमेंट देने वाले हैं उसमें जो भी इलाज का वे है या फिर फेसेस है, तो उसमें जो लास्ट फेस है उसमें हम बेसिकली गेट पैटर्न पर फोकस करते हैं ताकि पेशेंट के गेट को हम सुधारें, पेशेंट का चलने का तरीका हो वो सही हो, जिस तरीके से वो पहले चल पा रहा था उस तरीके से वो चल पाए, राइट। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाँ फिजियोथेरेपी मैं 2 हफ्ते के लिए करती हूँ, रेंज आया बस, तो क्या होगा, डेफिनेटली ऑपरेशन करने के बाद भी कुछ भी फायदा नहीं है। सर्जरी इज 50%, 50% इज व्हाट is done after surgery, that is post operative। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का समझो कि टीकेआर हो गया, टोटल नी रिप्लेसमेंट हो गया, उसके लिए 2 से 3 लाख खर्च कर रहा है और फिजियोथेरेपी के लिए 30,000 खर्च करने के लिए डर रहा है या फिर ज्यादा हुआ बोल रहा है, तो दैट इज अ वेस्ट सर्जरी, दैट इज एन अनसक्सेसफुल सर्जरी, और उसने 3 लाख रुपए ऐसे ही बर्बाद कर दिए, क्योंकि वो पेशेंट कभी भी नॉर्मली नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि सर्जरी, उसने सोचा कि हाँ सर्जरी इज एवरीथिंग। नो, सर्जरी इज नॉट एवरीथिंग। सर्जरी इज एन इनिशियल फेज ऑफ हीलिंग। उसके बाद में जब तक आप फिजियोथेरेपी करके वापस हम गेट पैटर्न ठीक नहीं करेंगे तब तक पेशेंट कंप्लीटली ठीक नहीं होगा। तो वहां पर आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरीके से आप अपने नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो। वहां पर आपका गेट बराबर से जो भी फेसेस होते हैं कंडीशन वाइज, उस हिसाब से जो है फेसेस के हिसाब से आपको चाहिए कि आप पेशेंट को रिहेबिलिटेट करें। जैसे मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का, इसमें जो हम टीकेआर करते हैं लास्ट स्टेज में, उसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा फेस वाइज। एक फेस होने के बाद में कुछ गोल्स रहते हैं, अगर वो पेशेंट गोल्स को अचीव कर पाता है तभी हम नेक्स्ट फेज की ओर बढ़ेंगे। ओके, उसका मैं एक डिटेल पीडीएफ आप भेज दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये 2 टर्मिनोलॉजीज हमने यहाँ पर सीखे। सबसे पहला क्या है, एम्बुलेशन, एम्बुलेंस नहीं, ओके, एम्बुलेशन। एम्बुलेशन का मतलब ये होता है चलने के या वे को, या फिर पेशेंट को अगर हमें चलाना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बुलेशन बोलेंगे। उसके बाद में है गेट। गेट मतलब किस पैटर्न से, किस सीक्वेंस से, किस तरतीब से हम चल रहे हैं, उसको हम बोलेंगे गेट, कंट्रोल। उसके बाद में हमारे पास आता है गेट साइकिल और वॉकिंग साइकिल। आप उसको गेट साइकिल भी बोल सकते हैं, वॉकिंग साइकिल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ साइकिल ऑफ वॉकिंग इन अ पीरियड फ्रॉम द heel strike of one foot to the next foot heel strike of the same foot। ओके, heel strike of one foot। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पैर है, एक पैर का मैं heel strike कर रहा हूं तो दूसरे पैर का heel strike करने तक जो भी एक कंप्लीट साइकिल होगा पैर का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे गेट साइकिल। ओके, यहाँ पर आपको इस चीज के बारे में नोट डाउन करना है, पीरियड फ्रॉम heel strike of one foot, heel strike of one foot to the next heel strike of another foot। एक पहले पैर के heel strike से लेके दूसरे पैर के heel strike तक एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, राइट। तो उसको हम बोलेंगे नथिंग बट गेट साइकिल या फिर वॉकिंग साइकिल। यहाँ पर when a subject is walking on a ground level, then the movements of the lower limb may be divided into swing and stance phases। इसके बारे में आपने बायोमैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, राइट। एक होता है स्विंग फेस, एक होता है स्टैंस फेस, उसके बाद में डिविजन्स आ जाते हैं। तो वही फेसेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये पैटर्न सबको ऑलरेडी मालूम है तो मैं इन डेप्थ नहीं जाता हूँ वहां पर। हम बेसिकली गेट को समझने की कोशिश करेंगे, गेट साइकिल को, या फिर वो जो वॉकिंग एड्स है उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये सब बेसिक चीजें जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है। उसके बाद में जो आता है वो आता है द स्विंग फेस ऑक्यूर्स व्हेन द लिम्ब इज ऑफ द ग्राउंड। यहाँ पर ये बता रहे हैं स्विंग फेस और स्टैंस फेस कब होते हैं। स्विंग फेस उस वक्त होता है जब आपका पैर ग्राउंड से ऊपर होता है, ओके, ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है। उसके बाद में जो स्टैंस फेस होता है वो कब होता है, वेट बेयरिंग में होता है। वो कब में होता है, वो होता है वेट बेयरिंग में, वो होता है वेट बेयरिंग में। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अभी फॉर एग्जांपल अगर मेरा पैर ग्राउंड पर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंस फेस बोलेंगे। जब वेट बेयरिंग होता है, वेट बेयरिंग मतलब पैरों पर वजन डालना, उसको हम बोलेंगे वेट बेयरिंग। अगर मेरा पैर अलग है, अभी देखो मेरा पैर कैसे है, मेरा पैर हवे पर है, ये वाला पैर, ये वाला, 2 पैर भी हवे पर नहीं रह सकते, राइट। ये वाला पैर हवे पर है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे नथिंग बट आवर स्विंग फेस। उसको हम क्या बोलेंगे, स्विंग फेस। थैंक यू। हम आगे की ओर पढ़ते हैं। वॉकिंग एड्स, व्हाट डू यू मीन बाय वॉकिंग एड्स। तो वॉकिंग एड्स बेसिकली डिवाइसेस है
किस लिए डिजाइन किए गए हैं? इन ऑर्डर टू असिस्ट, मतलब मदद करने के लिए। क्या करने के लिए? मदद करने के लिए। किसमें मदद करने के लिए? वॉकिंग में मदद करने के लिए, और पेशेंट की मोबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। मोबिलिटी मतलब सिंपल, मोबिलिटी का डेफिनेशन एबिलिटी टू मूव, कि पेशेंट किस हद तक मूव हो सकता है, राइट? दैट वी कॉल इट एज एबिलिटी टू मूव, वी कॉल इट एज मोबिलिटी। We who have difficulty in walking or people cannot walk independently। तो यहां पर यही बता रहे हैं, जो वॉकिंग एड है वो डिवाइसेस है लोगों की मदद के लिए बनाए गए हैं। किन लोगों के लिए? सबके लिए? डेफिनेटली नॉट। किन लोगों के लिए? जो इंडिपेंडेंटली खुद से या तो चल नहीं पाते, या फिर जिनको चलने में तकलीफ हो रही। चलने में तकलीफ एग्जाम्पल क्या लगे? पोस्ट ऑपरेटिव। ओके, पोस्ट ऑपरेटिव किसी की वजह से चल नहीं पा रहे, मतलब आप ले सकते हो कुछ कंडीशन जिनमें मसल की स्ट्रेंथ इतनी नहीं रहती, तो उनको हम वॉकिंग के लिए मोबिलिटी एड्स देंगे, राइट? वो है। या फिर दोज हु कांट वॉक इंडिपेंडेंटली एट ऑल, कुछ कंडीशंस की वजह से, या फिर ट्रोमा इंजरी की वजह से, या फिर बाकी चीजों की वजह से, बाकी रीजंस की वजह से भी कभी ना कभी या फिर कहीं ना कहीं आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो इंडिपेंडेंटली चल नहीं पाते। तो उनके लिए क्या है? हमेशा दूसरों का सहारा मिलना पॉसिबल नहीं है। हमेशा आपका दोस्त आपके साथ नहीं रहता है, राइट? कभी रहेगा कभी नहीं, आप गारंटीड ले लेते हो, लेकिन दोस्त हमेशा अवेलेबल नहीं रहता। सो दिस एंड ऑल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, इंडिपेंडेंटली अगर पेशेंट वॉक नहीं कर पाता तो हम हमेशा, इवन अगर वो हमारे ब्रदर है या फिर फादर है, हम हमेशा सपोर्ट नहीं दे सकते। तो इसलिए एक डिवाइस बनाया गया है, उसको हम बोलेंगे बेसिकली वॉकिंग एड्स। तो ये डेफिनेशन आपको लिखना है। वॉकिंग एड इज बेसिकली अ डिवाइस डिजाइन टू असिस्ट द पीपल। ओके, किसमें असिस्ट कर रहे हैं? वॉकिंग में। दूसरी चीज, एंड इंप्रूव द मोबिलिटी, एबिलिटी टू मूव, मोबिलिटी उसको बढ़ाने के लिए उन लोगों में जिनको चलने में तकलीफ हो रही, या तो फिर जो चल ही नहीं पा सकते, जो चल ही नहीं पाते इंडिपेंडेंटली। तो आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉकर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, और आपने क्लासेस में देखे होंगे। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली? ये देखो चचा, न्यूटन चचा क्या लेके चल रहे? न्यूटन चचा लेके चल रहे बेटा, वॉकर को लेके चल रहे। यहाँ पर चाची क्या लेके चल रही है? चाची लेके चल रही है केन को, केन। ओके, वो अंडरटेकर का भाई केन नहीं, ये वाला केन। उसके बाद में ये क्या है? दोनों हाथों में क्रचेस। ओके, एक्सिलरी क्रचेस बोलते हैं। एक्सिला में उसको इस तरीके से डाला जाता है, एक्सिला में, राइट? एक्सिला में, उसके बाद में वैसे करके चलते हैं, राइट? आपने देखा होगा। तो ये तीन चीजें, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वॉकर। इसको हम क्या बोलेंगे? वॉकर। इसको हम क्या बोलेंगे? केन। ओके, जैसे लकड़ी रहती है, स्टिक, उसी तरीके से जो रहता है उसको हम बोलते हैं केन। ये रहता है, इसको हम बोलते हैं क्रचेस। अगर यहाँ पर डाल के चल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे बेटा एक्सिलरी क्रचेस, उसको हम बोलेंगे एक्सिला। ये पार्ट कौन सा है? एक्सिला का है, राइट? तो इसको हम बोलेंगे एक्सिलरी क्रचेस। समझ में आप सबको? सबसे पहले क्या है? वॉकर, उसके बाद में केन या फिर स्टिक, उसके बाद में क्रचेस। ये तीन चीजों को याद रखना है। अगर आपने नोटबुक लिया है तो वहां पर लिख लेना है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पर्पस ऑफ वॉकिंग एड क्या है आपको मालूम है, फिर भी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो शायद आपको नहीं मालूम पड़ेगी। हम सिंपलीफाई इन सिंपल पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्पस ऑफ वॉकिंग एड, या फिर उसका एग्जैक्ट पर्पस क्या है? क्या बस मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, कि कोई सहारा नहीं है तो सहारा बनेगा? डेफिनेटली नॉट। बाकी की भी चीजें हैं, जैसे इंक्रीज द एरिया ऑफ सपोर्ट और बेस ऑफ द सपोर्ट एंड मेंटेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवर द सपोर्टेड एरिया। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो बेस ऑफ द सपोर्ट रहेगा पेशेंट का अच्छा रहेगा। अगर बेस सपोर्ट रहेगा तो बॉडी का कंट्रोल मिलेगा, राइट? तो जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर क्या बेसिकली होता है? सपोर्ट अच्छे से मिलता है। और इंप्रूव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवर कौन सा? सपोर्टेड एरिया। जो एरिया जहां पर पेशेंट को, फॉर एग्जांपल समझोगे राइट लिम्ब में प्रॉब्लम है, तो राइट लिम्ब में अगर कोई क्रचेस लेके चल रहा है, इस तरीके से क्रचेस लेके चल रहा है, राइट? एक इसमें क्रचेस लेके चल रहा है राइट हैंड में, तो बेसिकली क्या करने के लिए? उस स्पेसिफिक एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए, और जो हमारा बेस ऑफ सपोर्ट है उसको मेंटेन रखने के लिए ये मदद करेगा। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा? डेफिनेटली बैलेंस नहीं मिलेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब अगर मैं इस तरीके से खड़ा रहता हूँ, जो सेंटर रहता है उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ह्यूमन में इन सिंपल इन जनरल कहां पर आता है? S2 के रीजन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद में वेट बेयरिंग एरियाज बाय डिक्रीजिंग द फोर्स ऑन इंजर्ड और इन्फ्लेम्ड पार्ट ऑफ द लिम्ब। यहाँ पर दो चीजें आप देख सकते हैं। सबसे पहले डिक्रीजिंग द फोर्स ऑन इंजर्ड एरिया, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, समझो कि मेरे राइट पैर का मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद में राइट पैर में फ्रैक्चर है। अभी
समझो कि 12 हफ्ते हो गए, 12 वीक्स हो गए, सॉरी, या फिर आप समझो कि 3 वीक्स हो गए। उसके बाद में सर्जन ने मुझे परमिशन दिया कि मैं वेट डाल सकता हूँ उस पर। तो अगर मुझे उस पर वेट डालना है तो इमेजिन करो मैं वेट डालने की कोशिश किया, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो मैं इसके सपोर्ट के लिए क्या लूंगा, क्रच लूंगा, जो भी असिस्टिव डिवाइस है या फिर वॉकिंग डिवाइस है उनको लूंगा, ताकि मुझे उतना वजन ना पड़े या फिर उतना दर्द ना हो। तो धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे मैं उस चीज को आराम से कर पाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पर वेट बेरिंग एरिया में फोर्स या फिर इंजर्ड स्ट्रक्चर में फोर्स को डिक्रीज करने के लिए, अगर मैं समझो कि मेरे राइट पैर में इंजरी हो जाती है और डॉक्टर ने कहा है कि दूसरे पैर में आप वजन डाल के चल सकते हो, इन सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि दूसरे पैर पर आप वेट डाल के चल सकते हो, तो हम क्या करेंगे, एक्सिलरी क्रच जो है वो देंगे मुझे, आप डॉक्टर हो, मैं पेशेंट हूँ, ओके, आप देंगे मुझे। उसके बाद में मैं चलूंगा उसके सपोर्ट से। तो क्या होगा, बेसिकली वेट बेरिंग में उस वेट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। उसी के साथ साथ इन्फ्लेम्ड पार्ट ऑफ द लिम्ब, इन्फ्लेम्ड मतलब जहां पर सूजन है, जहां पर इन्फ्लेमेशन है, उस जगह हम बेसिकली फोर्स या फिर जहां पर भी एक्टिव इन्फ्लेमेशन है वहां पर हम ज्यादा वेट बेरिंग सब नहीं दे सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट के जो बाकी के लिम्स है जो सही है उस पर पेशेंट काम कर सके या फिर उनको पेशेंट यूज कर सके, तो उसके लिए हम जो है वॉकिंग एड्स दे देंगे। उसके बाद में कैन कंपनसेट फॉर वीक मसल, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया है कि अगर किसी के पेशेंट के मसल्स वीक है तो वहां पर हम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉकिंग एड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी पेशेंट को अगर चलने नहीं हो रहा है तो उस स्ट्रक्चर पर जहां पर इंजरी हुई या फिर जहां पर सर्जरी हुई है तो पेशेंट वजन नहीं डालना चाहता, तो उसके लिए हम देंगे, तो डेफिनेटली पेन उतना पेशेंट को फील नहीं होगा व्हेन कंपेयर टू पेशेंट वॉकिंग विदाउट एनी ऑफ द वॉकिंग एड। उसके बाद में बैलेंस इंप्रूव करने के लिए, राइट, हम बैलेंस ट्रेनिंग देंगे धीरे धीरे, उसका अलग प्रोसेस है, अलग स्टेप है। अभी के लिए बस इन चीजों को समझना है आपको। सबसे पहले पर्पस का अगर कोई पूछता है तो बता देना, बेस ऑफ सपोर्ट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद में जो सेकंड चीज है बेटा वो है वेट बेरिंग को, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट का इंजरी हो जाता है किसी भी लिम्ब का तो वेट बेरिंग के लिए, और दूसरी चीज है कहीं पर भी इन्फ्लेम जॉइंट है उस पर वजन न डालने के लिए, और तीसरा दर्द कम करने के लिए, और चौथा जो रहेगा हमारा बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए, और उसी के साथ साथ अगर मसल वीक है तो उसकी मदद के लिए, ओके, उसको कंपनसेट करने के लिए एज एन अल्टरनेटिव। तो ये सभी हमारे पर्पस है। उसके बाद में टाइप ऑफ क्रचेस में हम थोड़े बहुत चीजों को सीखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन के क्रचेस क्या होता है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ क्रचेस, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के किस तरीके से मेजर करना है, उसके साथ साथ प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बाद में क्रच वॉकिंग कैसे वॉक करना होता है। यहाँ पर आप क्रचेस का फोटो देखे होंगे। ये कौन सा क्रच है बेटा, ये है एक्सिलरी क्रच। डिपेंडिंग अपॉन द साइज, पेशेंट का कितना साइज है उस हिसाब से कस्टमाइजेबली बना दिया जाता है, ओके। तो ये सभी चीजें हैं, इनको हमें समझना है और इस हिसाब से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें लिखना है, ओके। यूजुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू क्रचेस, अलग अलग साइज के, अलग अलग टाइप के हैं। दीज आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू रिड्यूस weight bearing on one of the both leg and also gives support where the balance is impaired and strength is inadequate। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, ये कुछ डिवाइसेस है जो बनाए गए किस लिए, वेट बेयरिंग के लिए, ओके। जब पेशेंट दोनों पैरों पर उतना वजन नहीं डाल सकता तो वजन को कम करने के लिए, इन ऑर्डर टू रेड्यूस द वेट बेयरिंग और ऑन वन या फिर दोनों पैरों में, या तो एक पैर में या तो दोनों पैरों में, वजन को कम करने के लिए जो है स्पेसिफिकली क्रचेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए पेशेंट को बैलेंस इंप्रूव करने के लिए, या फिर अगर बैलेंस बहुत कम है ताकि पेशेंट को बैलेंस मिल सके कुछ हद तक उसके लिए। उसी के साथ साथ अगर पेशेंट का स्ट्रेंथ कम होता है उसके लिए भी, या फिर उस वक्त भी हम क्रचेस दे सकते हैं। तो दो चीजें आपको नोट डाउन करनी है। सबसे पहले बेटा कौन सा है, वो है बैलेंस के लिए, और दूसरी चीज कौन सी है, वो है अगर स्ट्रेंथ कम होती है तो उस केस में भी हम क्रचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो अलग अलग टाइप्स के हैं। नेक्स्ट आता है उसमें गुड स्ट्रेंथ ऑफ अपर लिम्ब मसल इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर फॉर एग्जांपल इमेजिन करो आप किसी पेशेंट को क्रचेस देने वाले हैं, तो क्रचेस देना है तो डायरेक्टली हम अच्छा ठीक है आपको क्रचेस दे देंगे ऐसे नहीं बोल सकते, तो इसके लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। अभी फॉर एग्जांपल देखो, पेशेंट दोनों पैरों पर वजन नहीं डाल रहा है तो पूरा वजन कहाँ का होना है,
आपके हाथों का, अपर लिम का होना है। तो डेफिनेटली फर्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा, वो आता है गुड स्ट्रेंथ ऑफ द अपर लिम मसल। जो अपर लिम के मसल्स है, कौन से, आपका बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बाकी ये जितने भी एल्बो के, व्रिस्ट के जितने भी है, उनको उनका स्ट्रांग होना या फिर बैक के मसल्स का स्ट्रांग होना वो बहुत जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, रेंज ऑफ मोशन ऑफ द अपर लिम शुड बी गुड। मतलब जो भी मूवमेंट है, शोल्डर का हो गया, एल्बो का हो गया, शोल्डर का एब्डक्शन या फिर फ्लेक्शन एक्सटेंशन जितना भी है, या फिर एल्बो के जो भी मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये सभी आराम से होने हैं और कंप्लीट होने हैं। ओके, उसके बाद में आता है मसल ग्रुप विच शुड बी स्ट्रांग इज गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ मसल ग्रुप, जैसे मैंने कहा कि एल्बो के, शोल्डर के बहुत सारे मसल्स स्ट्रांग होने हैं, उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज्यादा यूज होते हैं वो मसल्स है शोल्डर के फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स और डिप्रेसर्स। डिप्रेसर्स मतलब डिप्रेस करने वाले शोल्डर को, उसके बाद में फ्लेक्शन वाले और एक्सटेंशन वाले, ये वाले। उसके बाद में एडक्टर्स, एडक्टर मसल। उसके बाद में हमारे एल्बो और व्रिस्ट के एक्सटेंसर्स, मतलब आपके एल्बो जॉइंट और व्रिस्ट जॉइंट के एक्सटेंसर मसल। उसके साथ साथ फिंगर के फ्लेक्सर। क्यों, जब ये क्रंचेस हम देते हैं पेशेंट को, तब वहां पर इन सब ग्रुप ऑफ मसल्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ये ग्रुप ऑफ मसल्स। तो अगर एमसीक्यू में या फिर आपके थियरी पेपर में या फिर आपको वाइवा में अगर पूछा जाता है, तो इन मसल के ग्रुप के नाम को आपको याद रखना है। तो उसमें सबसे पहले कौन से है, उसमें सबसे पहले है शोल्डर के फ्लेक्सर्स, उसके बाद में एक्सटेंसर्स, उसके बाद में डिप्रेसर्स। एल्बो के रीजन में कौन से और व्रिस्ट के रीजन में कौन से, दोनों भी एक्सटेंसर्स। उसके बाद में फिंगर में फ्लेक्सर्स, क्लंच। ओके, तो ये चीजें हो गए क्लियर, राइट, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, एक चीज को याद रखना है, कब हम दे सकते हैं पेशेंट को, जब मसल का स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। किन मसल का स्ट्रेंथ अच्छा रहना है, यहाँ पर दिया हुआ है, दैट्स ऑल। हमारे शोल्डर के फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, एडक्टर, उसके बाद में एल्बो का और व्रिस्ट का एक्सटेंसर और फिंगर फ्लेक्सर। तो यहाँ पर क्रचेस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो 3 टाइप्स ऑफ क्रचेस है। सबसे पहले है अंडर आर्म क्रचेस। अंडर आर्म क्रचेस जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, उसको हम कहते हैं एक्सिलरी क्रचेस। यहाँ पर जो पकड़े हुए कौन से, आर्म के अंडर है, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी क्रचेस। पहले वोडाफोन के ऐड आते थे, उसमें बेसिकली इस तरीके से आते थे चीजें, राइट, तो उसी तरीके से है। ओके, वोडाफोन का डम में है। ये कौन सा है बेटा, ये है एक्सिलरी क्रच। दूसरी चीज जो है वो है हमारा एल्बो क्रच। एल्बो के रीजन तक सपोर्ट मिलता है उसमें। उसके बाद में तीसरा है वो है फोर आर्म सपोर्ट क्रच, इसको हम बोलेंगे गटर क्रचेस। सो गटर क्रचेस इज आल्सो नोन एज कौन सा क्रचेस, वो आता है आपके फोर आर्म क्रचेस। उसी के साथ साथ एल्बो क्रचेस को क्या बोलेंगे, लो स्टैंड क्रचेस बोलते हैं हम। ओके, एक्सिलरी क्रचेस को क्या बोलेंगे, अंडर आर्म क्रचेस। इन नाम्स को याद रखना है, क्योंकि यूजुअली जब एग्जाम पेपर में या फिर वाइवा में पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर आर्म क्रचेस, व्हाट डू यू मीन बाय गटर क्रचेस, तब आपको बताने so and so is also known as so and so type of crutcher। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यूजुअली जो प्रैक्टिकल्स में बता दिया जाता है कि गटर क्रचेस उठाओ मतलब जो रखे हुए रहते हैं वो उठा के दिखाओ कौन सा। आप अगर दूसरा उठाओगे, उसके बदले आप अगर एल्बो का उठाओगे, तो डेफिनेटली दैट इज रॉन्ग। गटर किसके लिए है, गटर है बेसिकली आपके फोर आर्म के लिए। समझ में आप सबको, ये है आपका अंडर आर्म क्रच। तो यहाँ पर हम तीनों को इन डिटेल इंडेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वो है एक्सिलरी क्रच, जिसको हम बोलते हैं अंडर आर्म क्रच। सो दीज आर मेड अप ऑफ वुड और द मेटल विद एन एक्सिलरी पैड, अ हैंड पीस एंड अ रबर फेरर। ओके, तो ये चीजें इसमें, टू अपराइट शाफ्ट कनेक्टेड बाय एक्सिलरी पीस ऑन द टॉप, उसके बाद में हैंड पीस इन द मिडल, एक्सटेंशन पीस बिलो, एक्सटेंशन पीस एंड शाफ्ट हैज न्यूमरस होल्स at the regular interval so that the total length of the crutch and the height of the handle is easily adjustable। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रच में कौन कौन सी चीजें है। सबसे पहले ओके, यहाँ पर देखो, ये क्रच है अगर, तो ऊपर के हिस्से में क्या है, स्पॉन्ज का रबर पैडलिंग है, राइट, ताकि आराम से जहां पर भी क्रच रख रहे वो जगह आराम से पेशेंट होल्ड कर सके या फिर पेशेंट को डिस्कंफर्ट ना हो उस जगह पर, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर आप देख सकते हो हैंड ग्रिप है। हैंड ग्रिप बेसिकली कैसा है, एडजस्टेड, इसको बेसिकली एडजस्ट कर सकते हैं, पुल्स रहते हैं यहाँ पर, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर चाहिए नीचे चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ओके, सेकंड चीज। तीसरी चीज, यहाँ पर बोल्ट्स है विद विंग नट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। ओके, उसके बाद में नीचे की ओर देखेंगे तो स्टैंडर्ड रबर रहेगा, राइट, क्रच के टिप में स्टैंडर्ड रबर रहेगा।
साइड व्यू जो है होल्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से होल्स रहेंगे और डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट रिक्वायरमेंट या फिर पेशेंट को कौन सा कंफर्टेबल होता है किस पोजीशन में, उस हिसाब से जो है उसको डिवाइड किया जाएगा या फिर होल्स में जो है बेसिकली जो बोल्ट रहते हैं उसको फिक्स किया जाएगा। समझ में आप सबको? उसके बाद में यहाँ पर है विंग नट है, इसको हम बोलेंगे विंग नट, इसको हम बोलेंगे थिन बोल्ट। ओके, ये इतनी सब चीजें रहते हैं स्टैंडर्ड में। यहाँ पर आप उसी तरीके से पिक्चर में देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या आता है बच्चों, सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या आएगा, रबर आएगा। कौन सा रबर? स्पॉन्जी रबर पैडिंग आएगा, इसको हम बोलेंगे। उसके बाद में जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या रहते हैं, हमारे पास 3 होल्स रहेंगे, 3 होल्स रहेंगे। इन 3 होल्स को क्या हम बोलेंगे, हैंड ग्रिप एडजस्टमेंट रहेंगे। ओके, हैंड ग्रिप के लिए, हैंड ग्रिप के लिए ये एडजस्टेबल रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर नीचे की ओर अगर हम आएंगे, हम यहाँ पर क्या रहेंगे, हमारे पास बोल्ट्स रहेंगे, राइट, बोल्ट्स रहेंगे, बोल्ट्स रहेंगे। यहाँ पर विंग नट रहेंगे, विंग नट, विंग नट्स रहेंगे। उसके बाद में नीचे की ओर क्या रहता है, इन सिंपल रबर का क्रच का टिप रहेगा, राइट, रबर टिप रहेगा, रबर टिप नीचे। उसके बाद में ऊपर भी रबर है। उसके बाद में यहाँ पर बीच बीच में डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हैंड ग्रिप है, कहीं दूसरी जगह जो है विंग नट्स है, तो वो एडजस्टेबल रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट रिक्वायरमेंट। तो ये सभी चीजों को आपको नोट डाउन करना है। और जब भी पूछा जाता है कि इन नट्स का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, क्यों होता है, या फिर इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, क्यों होता है, वो आपको सही से एग्जाम में बता देना है। उसके बाद में नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। The axillary pad should rest beneath the apex of the axilla and hand grip is slightly in flexion when the weight is not being taken। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब वेट नहीं ले रहे तब बेसिकली जो एक्सिलरी पैड रहेगा, जो ऊपर का रबर का पैड था, राइट, जो ऊपर का रबर का पैड था वो बेसिकली कहाँ पर होना है, एपेक्स ऑफ एक्सिला, एक्सिला के एपेक्स के रीजन में होना है। और हैंड ग्रिप जो रहेगा, हैंड ग्रिप स्लाइड फ्लेक्शन में होना है। हैंड ग्रिप किसमें होना है बेटा, स्लाइड फ्लेक्शन में होना है। ओके, उसके बाद में व्हेन वेट इज बीइंग टेकन थ्रू एक्सिलरी pad, the elbow will go into extension and the weight is transmitted down to the arm to hand piece। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 चीजें बता रहे हैं, मैं सिंपल करके आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट क्रचेस को इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसने जमीन पर नहीं रखा है, वो उसमें वेट नहीं ले रहा है। अगर पेशेंट वेट नहीं ले रहा है तब क्या होगा, जो पेशेंट का एक्सिलरी पैड है वो कहां पर रेस्ट करना है, बीनीथ द एपेक्स ऑफ एक्सिला, एक्सिला के एपेक्स के पास रेस्ट करना है आराम से। तब क्या होगा, बेसिकली पेशेंट का हैंड ग्रिप जो है थोड़ा स्लाइड फ्लेक्शन में जाएगा। ओके, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जब पेशेंट उस पर वजन डालेगा, जब पेशेंट वजन डाल रहा है तब क्या होगा, डेफिनेटली एल्बो किस में जाएगा, एल्बो जाएगा हमारा एक्सटेंशन में जा रहा है। उसी तरीके से जो वेट कहां पर जाएगा, डेफिनेटली हैंड पीस की ओर जाएगा, राइट। अभी देखो यूजुअली कोई भी क्रच हम इस्तेमाल करते हैं तो जो भी वेट डिस्ट्रीब्यूशन है शोल्डर जॉइंट से एल्बो जॉइंट से व्रिस्ट जॉइंट तक जाता है, राइट। अगर मुझे कुछ भी उठाना हो या फिर कोई भी चीज उठा रहे हो तो डेफिनेटली वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसी तरीके से जब एक्सिलरी पैड को हम इस्तेमाल करते हैं या फिर जब हम क्रचेस को इस्तेमाल करते हैं तो वेट एक्सिलरी पैड के पास पड़ेगा। उसके बाद में हमारा व्रिस्ट डेफिनेटली एक्सटेंशन में जाना है। अगर फ्लेक्शन में जाना है तो हम कुछ कर पाएंगे, वेट जमीन पर डाल पाएंगे, डेफिनेटली नॉट। एल्बो एक्सटेंशन में जाना है, उसके बाद में फिंगर जो भी वेट रहेगा वो ट्रांसमिटेड, इट इज गोइंग टू ट्रांसमिटेड डाउन टू हैंड पीस के तक। ओके, हैंड पीस तक जो है उसका वेट जाने वाला है। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। 2 चीजें है, सबसे पहले रेस्ट में, उसके बाद में ऑन मूवमेंट में, ऑन मूवमेंट में। यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन सा है, एक्सिलरी है। ये कौन सा है बोलो, ये 2 पोजीशंस है, आप देख के बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको बताने हैं। ओके, ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है, वेट किस में डाला हुआ है और वेट किस में नहीं डाला हुआ है। 2 पिक्चर्स को आप गौर करके देखिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, देयर आर वैरायटी ऑफ द वेज, इट माइट बी इन लाइंग
एंड ऑल्सो इन स्टैंडिंग पोजिशन। या तो सो के या फिर पेशेंट लेटा हुआ उस पोजीशन में या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में हम बेसिकली उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। इन लाइंग इट मे बी विद शूज ऑफ एंड विद शूज ऑन, शू के साथ में या फिर शू को निकाल के इन लाइंग पोजीशन में होगा। उसके बाद में विद शूज किस तरीके से करना है और शूज निकाल के किस तरीके से करना है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर विद शूज कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर वर्टिकली डाउन फ्रॉम द एपेक्स ऑफ एक्सेला टू द पॉइंट 20 सेंटीमीटर लैटरल टू द हील ऑफ द शू। तो यहाँ पर दो चीजें बोल रहे हैं या फिर दो पॉइंट्स को हमें नोट डाउन करना है। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, 5 सेंटीमीटर, या तो इंचेस को आप पकड़ सकते हैं या फिर सेंटीमीटर को आप पकड़ सकते हैं। हम एक ही चीज को पकड़ के समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं पकड़ता हूं 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर वर्टिकली कहां से लेना है बेटा, वर्टिकली एपेक्स ऑफ एक्सिला से 5 सेंटीमीटर वर्टिकली लेना है। ओके, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकली लेना है। उसके बाद में टू द पॉइंट 20 सेंटीमीटर लैटरल टू द हील ऑफ द शू, जो शू का हील रहेगा वहां तक। ओके, एक्सिला के एपेक्स ऑफ एक्सिला से शू का जो हील रहेगा वहां तक लैटरली हमें 20 सेंटीमीटर। ओके, उतना रेंज में उस हिसाब से हमें जो भी हाइट है उसका मेजर करना है। बुक रेफरेंस डिना गार्डन से दिया हुआ है। उसी तरीके से विद शूज अगर आप ले रहे हैं तो एपेक्स ऑफ एक्सिला से लोअर मार्जिन ऑफ मीडियल मैल्यूलस, ओके, मीडियल मैल्यूलस आपके एंकल का वहां तक आपको लेना है। एपेक्स ऑफ एक्सिला से मीडियल मैल्यूलस तक कब लेना है, जब पेशेंट शू ऑफ है, मतलब पेशेंट ने शू नहीं डाला है। अगर शू डाल के लेना चाहते हैं तब कैसे लेना है, 5 सेंटीमीटर वर्टिकल लेना है। कहां से, एपेक्स ऑफ एक्सिला से, वहां से कहां तक लेना है, वहां से 20 सेंटीमीटर कहां तक, लैटरल टू द आपके हील ऑफ शूज। ओके, जो आपके शूज का हील है, पेशेंट की शूज का हील है वहां तक 20 सेंटीमीटर। ओके, इतनी चीजों, इन सब चीजों को आपको ख्याल रखते हुए उसका मेजरमेंट लिया जाता है। यूजुअली फिजियोथेरेपिस्ट उसका मेजरमेंट नहीं लेता, उसका मेजरमेंट लेने के लिए दूसरी एक टीम है, स्पेशलाइज लोग रहते हैं, वो बेसिकली उसका लेंथ सब मेजर करते हैं। बट स्टिल एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको लेंथ कहाँ से कहाँ लिया जाता है उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ पर दो चीजें हैं, ऑफ शू से और ऑन शू से, दोनों चीजों को भी सही से आपको लिखने आना चाहिए। उसके बाद में इन स्टैंडिंग, खड़े रह के किस किस चीजें में कर सकते हैं, शू ऑफ और शू ऑन पोजीशन सेम रहेगा, या फिर जो भी हम मेजरमेंट लेने वाले हैं एक्सिलरी क्रच का, चाहे पेशेंट शू डाल के हो या फिर निकाल के हो, दोनों इसमें भी क्या होगा, दोनों इसमें भी सिमिलर होगा मेथड। 2 इंचेस बिलो द एक्सिला टू द 2 इंचेस एंटीरियर and 6 inches lateral to the foot in the standing position। ये एक ही पॉइंट है, 2 इंचेस बिलो द एक्सिला, एक्सिला से 2 इंच नीचे। ओके, 2 इंच मतलब कितना पड़ता है, 2 इंच मतलब 5 सेंटीमीटर, सेम। ओके, 2 इंच एक्सिला से नीचे, यहाँ पर वर्टिकली लेने के लिए बोल रहे थे, वर्टिकली यहाँ पर 2 इंच जो है हमें नीचे से लेने हैं। उसके बाद में 2 इंच नीचे से लेने हैं बिलो द एक्सिला टू द 2 इंच एंटीरियर एंड 6 इंच लैटरल टू द फुट। 2 इंच नीचे लेने हैं, उसके बाद में 2 इंच सामने की ओर एंटीरियरली लेने हैं, उसके बाद में 6 इंच लैटरल टू द, कहां पर, टू द फुट। मतलब लैटरल मतलब बॉडी से बाहर के हिस्से को लैटरल बोलेंगे, मीडियल, मीडियल मतलब बॉडी के नजदीक के हिस्से को हम मीडियल बोलेंगे। जिस तरीके से इसमें क्या हो रहा था, स्टैंडिंग पोजीशन में एपेक्स ऑफ एक्सिला से मीडियल मैल्यूलस तक ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर कहां तक ले रहे, इन स्टैंडिंग पोजीशन में सबसे पहले 2 इंच बिलो द एक्सिला, उसके बाद में 2 इंच एंटीरियरली, उसके बाद में कहां तक लेने हैं, 6 इंच लैटरल टू द फुट इन स्टैंडिंग पोजीशन। इन पोजीशंस को और जहां पर यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए उनको नोट डाउन करना है। रिसर्च के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये जनरल वैल्यूज है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे एक्सिलरी पैड, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, ये पेशेंट समझो, इसका नाम है मिस लता, लता। ओके, ऐसे ही हमने नाम रखा है। ओके, ये क्या है, ये है एक्सिलरी पैड जो एक्सिला की ओर है। दूसरा यहाँ पर उसने हाथ को पकड़ा है आपने, इसको बोलेंगे हैंड ग्रिप। उसके बाद में सेंटर को जो एडजस्ट करने के लिए होल्स है, राइट, इसको हम बोलेंगे एडजस्टेबल सेंटर पोस्ट। वहां पर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, राइट। ये बोर्ड्स जो है ये यहाँ पर एडजस्टेबल है। उसके बाद में हैंड ग्रिप भी कैसा है,
एडजस्टेबल है, दोनों चीजें एडजस्टेबल है। ये लैटरल व्यू है, अगर आप साइड से देखेंगे यहाँ पर एपेक्स ऑफ एक्सिला से मेजरमेंट लिया जा रहा है। ओके, आप पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट, क्रचेस दैट आर टू टॉल और टू शॉर्ट कैन अफेक्ट द बैलेंस एंड कॉज बैक पेन। तो वहां पर यहाँ पर वही बता रहे कि अब्दुल की चप्पल दूसरे को नहीं डालने हैं। उसी तरीके से जो भी क्रचेस रहेगा वो कस्टमाइज रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल फैमिली में दोनों को अभी सेम प्रॉब्लम है तो दोनों भी वही क्रचेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर घर में मोबाइल होता है या फिर आप दोनों भाइयों के पास समझो आईफोन है तो दोनों भाई एक चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा होगा, दैट इज अनदर थिंग। बट इस केसेस में जब भी हम वॉकिंग एड्स की बात करते हैं तो कस्टमाइज जो बनाए जाते हैं दोज आर ऑफ गुड साइज एंड दोज आर ऑफ एडजस्टेबल थिंग, और वो चीजें जो है पेशेंट को सही होती है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर वो बहुत लंबी हो गई, बहुत छोटा हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा, या तो झुकना पड़ेगा या तो बहुत इस तरीके से एलिवेट करके रखना पड़ेगा शोल्डर को। तो उसकी वजह से बैक पेन कॉज हो सकता है, चाहे अपर बैक पेन हो सकता है कुछ केसेस में लो बैक पेन हो सकता है। इनकरेक्टली फिटेड क्रचेस और पुअर पोस्चर कैन कॉज अ डिसऑर्डर कॉल्ड एज क्रच पाल्सी इन विच द अंडरलाइंग नर्व्स आर गेट डैमेज्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे द आर्म मोस्टली जो नर्व रहती है वो रहती है रेडियल नर्व, टेम्पररी या फिर परमानेंटली डैमेज हो सकती है। उसकी वजह से हाथ में वीकनेस, रिस्ट में वीकनेस या फिर फोरआर्म मसल में वीकनेस आ सकता है। तो इन सिंपल यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर फिट बराबर नहीं है, ओके, साइज बड़ा है, छोटा है, या फिर उसकी वजह से क्या होता है, जो नसें रहती है अंदर से नसें पास हो रहे हैं, राइट, नसें पास हो रहे, एक्सिलरी नर्व है, रेडियल नर्व है, बहुत सारे नर्व है। तो नर्व्स क्या होते हैं, वो दब जाते हैं। दबने की वजह से या तो टेम्पररी या तो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है पेशेंट को। यूजुअली टेम्पररी होगा, अगर उसको बार बार कर रहा होगा और उससे उसका स्पेशली कोई मेजर नहीं लिया होगा उसने, तो वो आगे जाके परमानेंट कॉज कर सकता है। अभी रेडियल नर्व का सप्लाई हो रहा है, रेडियल नर्व के सप्लाई की वजह से क्या होगा, डेफिनेटली रेडियल नर्व इफेक्ट हो रहा है जो ब्रेकियल प्लेक्सस से आ रहा है, तो कुछ सिम्टम्स कॉज होंगे। वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, हाथ में कमजोरी आना, रिस्ट में कमजोरी आना, फोरआर्म मसल में कमजोरी आना। पेशेंट का उतना, अगर फॉर एग्जांपल समझो राइट हैंड में वो क्रचेस को इस्तेमाल कर रहा है तो राइट हैंड में उतना वजन नहीं ले पाएगा। पेशेंट बोलेगा कि मेरे इस हाथ में जहां पर मैं क्रचेस इस्तेमाल कर रहा हूँ वहां पर कमजोरी आ रही है। तो नर्व अगर कोई पूछता है ब्रेकियल प्लेक्सस का कौन सा नर्व, एक्सिलरी पैड है, तो एक्सिलरी नर्व नहीं बोलना है, आपको लिखना है बेटा दैट इज नथिंग बट आपका फेवरेट रेडियल नर्व। ओके, इतना क्लियर हो गया। और एक्सिलरी क्रचेस को इस्तेमाल कर रहा है तो उसको कौन सी पालसी हो सकती है, वो पालसी है बेटा क्रच पालसी। क्रच पालसी किसकी वजह से हो सकता है, क्रच पालसी कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो सकती है, आपका फेवरेट रेडियल नर्व इन्वॉल्व हो सकती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। नेक्स्ट हम उसके आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आपका एक्सिलरी नर्व। सिंपल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कन्वीनियंट फॉर टेम्पररी इंजुरीज, अगर किसी को टेम्पररी इंजुरी हो जाती है, ओके, उस वहां पर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, दैट इज गुड एडवांटेज। दूसरी चीज है अलाउज डिग्री ऑफ सपोर्ट फॉर द लोअर बॉडी, मतलब जो आपके लोअर लिम्स है, जो आपके लोअर लिम्स है, राइट, जो आपके पैर हैं, पैरों को लार्ज सपोर्ट मिलता है, राइट, लार्ज डिग्री ऑफ सपोर्ट मिलता है। उसी तरीके से थोड़ा बहुत कॉस्ट के हिसाब से इट्स अवेलेबल एट लो कॉस्ट। उसके बाद में एक्सिलरी क्रचेस अलाउ द पेशेंट टू परफॉर्म ग्रेट वैरायटी ऑफ द गैट पैटर्न एंड एम्बुलेंस एट अ फास्टर पेस। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब पेशेंट एक्सिलरी क्रच इस्तेमाल करता है तो गेट, वैरायटी ऑफ गेट में पेशेंट चल सकता है, गेट पैटर्न में। उसी के साथ साथ एम्बुलेंस स्पीड भी फास्ट होती है। बीच में जब बारिश ज्यादा गिरती है तब एक न्यू वायरल होता है, उसमें एक बंदा क्रचेस लेके पानी में ऐसे दौड़ता है, राइट। उसी तरीके से एम्बुलेंस मतलब स्पीड, वॉकिंग की स्पीड बढ़ सकती है। उसी तरीके से वेरियस पैटर्न में जो है पेशेंट चल सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबसे पहला एडवांटेज क्या है, टेम्पररी इंजरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, डिग्री ऑफ द सपोर्ट मिलता है। जो आपके या फिर पेशेंट के लोअर लिम है वहां पर क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा, और लो कॉस्ट में भी अवेलेबल रहता है। उसके साथ साथ एक्सिलरी क्रचर को इस्तेमाल कर रहा है तो वेरियस गेट पैटर्न से वो चल सकता है। उसी के साथ फास्टर पेस में भी वो चल सकता है, एम्बुलेंस हो सकता है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें
तो सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है नथिंग बट दैट इज लिमिटेड अपर बॉडी फ्रीडम। अभी जब फोकस लोअर लिम्ब पर है तो अपर बॉडी क्या वो आराम से रख सकता है? मैं ऐसे रख के क्रचेस चलाऊंगा नहीं, राइट? वो आपकी गाड़ी नहीं है चलाने के लिए, उसको स्पेसिफिकली बराबर से रख के होल्ड करना होगा, उसका पोजीशन होगा ताकि नर्व्स ना डैमेज हो सके, राइट? तो इसलिए क्या होता है, अपर बॉडी का फ्रीडम नहीं मिलता। फ्रीडम मतलब आजादी, दैट इज फ्री टू मूव, दैट वी कॉल इट एज फ्रीडम। उसके बाद में एक्सिलरी क्रीचर्स रिक्वायर्ड गुड स्टैंडिंग बैलेंस बाय द पेशेंट। अगर पेशेंट का स्टैंडिंग बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस अच्छा नहीं है तो डिफिकल्ट होगा। इसीलिए एक्सिलरी क्रीचर्स अगर किसी को दे रहे तो स्टैंडिंग बैलेंस अच्छा होना है, ओके? उसके बाद में इम्प्रॉपर यूज अगर करेंगे तो उसकी वजह से एक्सिलरी रीजन में नर्व डैमेज होगा, उसकी वजह से जो आर्म रहेगा वो स्ट्रेन हो सकता है और उसकी वजह से क्रच पाल्सी हो सकती है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। जैसे नर्व इन्वॉल्व होंगे, रेडियल नर्व और ब्रेकियल प्लेक्सस से जो नर्व्स आ रहे हैं वहां पर इंजरी हो सकती है। ये बेसिकली दब जाते हैं, उसकी वजह से बैलेंस लूज होने का चांस फिर से बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? हाथ में जो सपोर्ट रहेगा वो कम होने लगेगा धीरे धीरे। उसके बाद में जीरियाट्रिक पेशेंट थोड़ा इनसिक्योर फील कर सकते हैं और उनको शायद से अपर लिम्ब का उतना स्ट्रेंथ नहीं बचेगा। यहाँ पर ये पॉइंट बोल रहे हैं जो एल्डरली पॉपुलेशन रहती है, एज पॉपुलेशन, उनका अगर आप एक्सिलरी क्रचेस देंगे तो शायद वो उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि अपर बॉडी में उतना स्ट्रेंथ नहीं बचेगा। अगर उतना स्ट्रेंथ नहीं बचेगा तो डेफिनेटली आप उनको एक्सिलरी क्रच दे ही नहीं सकते। समझ में आप सबको? वेरी गुड। तो पॉइंट्स क्या लिखना है डिसएडवांटेज में? अपर बॉडी का फ्रीडम कम है भाई। दूसरी चीज, स्टैंडिंग में अच्छा सा बैलेंस होना जरूरी है भाई। तीसरी चीज, एक्सिलरी नर्व की वजह से पाल्सी हो सकती है। कौन सी पाल्सी? क्रच पाल्सी। कौन सा नर्व? ब्रेकियल प्लेक्सस के नर्व या फिर रेडियल नर्व इन्वॉल्व हो सकते हैं। दैट इज थर्ड पॉइंट। चौथी चीज वो है जीरियाट्रिक पीपल शायद इनसिक्योर फील कर सके या फिर शायद आप उनको दे ही ना पाओ ताकि अपर बॉडी में उतना स्ट्रेंथ ही नहीं है कि उठा के आगे रख सके। अपर बॉडी के मसल्स उतना स्ट्रांग ही नहीं है उठा के नेक्स्ट स्टेप डाल सके। ओके, इतना हो गया। उसके बाद में प्रिकॉशंस। अभी पेशेंट आया आपके पास, आपने बोला कि बॉस आपको शायद क्रचेस इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। अगर आपने बोला कि क्रचेस इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, तब किन चीजों का आपको ख्याल रखना है, किन चीजों का प्रिकॉशंस लेना है? प्रिकॉशंस में सबसे पहली चीज, हैव समवन नियर बाय फॉर असिस्टेंस अंटिल पेशेंट क्रचेस से फेमिलियर हो जाए। सबसे पहली चीज, कोई ना कोई नजदीक खड़ा रहना है, फिर सपोर्ट के लिए खड़ा रहना है जब तक वो फेमिलियर नहीं होता। उठा के ये लो क्रचेस अब चलो, ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं करना है। ओके, कोई ना कोई रहना है सपोर्ट के लिए। दूसरी चीज, फ्रीक्वेंटली हमें चेक करना है कि सभी पैड सिक्योरली अपनी जगह पर है या नहीं। कहीं कोई बोल्ट लूज हुआ है वो चेक करना है, अगर उनका है वो देख लेंगे, ऐसे नहीं करना है। ओके, एज अ फैमिली मेंबर और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट दोनों वे से देखना दोनों की जिम्मेदारी है। उसके बाद जब भी आप इस्तेमाल करो तब सबसे पहले देखो कि सही है या नहीं, इम्बैलेंस है क्या, दोनों चेक करो। उसके बाद में करने लगा। अगर फॉर एग्जांपल समझो कि आप पेशेंट को दोनों बायलैटरल इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो एक का साइज बड़ा एक का साइज छोटा होगा तो क्या होगा? डेफिनेटली दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम व्हिच वी आर क्रिएटिंग। वो सब नहीं होना है। उसके बाद में सिक्योर, वी हैव टू चेक द स्क्रू एटलीस्ट वंस पर वीक। जैसे मैंने ऑलरेडी कवर किया इस पॉइंट को, क्लीन द क्रचेस टिप टू एंश्योर दैट दे आर फ्री फ्रॉम द डर्ट एंड द स्टोन्स। उसको हाइजीन मेंटेन रखना है। उसके बाद में जो भी छोटी छोटी चीजें है या फिर स्मॉल ड्रग्स है, चलने में अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट चल रहा है तो सामने जो भी रुकावट बन सकती है, चीजें आपके घर में पड़ी हुई रहेंगी या फिर हॉस्पिटल में कुछ चेयर ये सब है, तो उनको थोड़ा बहुत साइड में रखना है ताकि पेशेंट आराम से चल सके, कॉन्फिडेंटली चल सके। अगर पेशेंट घर में चलता है तो पेशेंट के बायस्टैंडर को बोल देना है कि उन सब चीजों को सबसे पहले हटाना है। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है वो है पेशेंट अवेयर रहना है वेट फ्लोर के बारे में, या फिर अगर फ्लोर ऐसी जगह पेशेंट वहां जहां से है वहां पर आइस सब गिरती है, या फिर ऐसी जगह पेशेंट जा रहा है जहां पर आइस गिरा हुआ है, या फिर बाकी की चीजें है। ओके, वैक्स है फ्लोर, तो इन सब चीजों में, इन सब केसेस में यूजुअली अगर आप देखेंगे पेशेंट को वेट आता है। ओके, पेशेंट शुड बी अवेयर ऑफ द वेट फ्लोर। अगर जाएगा तो क्या होगा? फिसलेगा, उससे और एक इंजरी हो सकती है। उसके बाद में क्राउड या फिर जहां पर ज्यादा लोग हैं वहां पर पेशेंट को नहीं भेजना है। ओके, क्यों? क्या हो सकता है? वहां पर भीड़ होगी, पेशेंट कोई किसी का ख्याल नहीं रखेगा, डेफिनेटली कोई ना कोई इंजरी हो सकती है। नेवर कैरी एनीथिंग इन हैंड्स, यूज अ बैकपैक। ओके, हाथों में फिर दूसरी चीज क्रचेस के साथ में बाकी चीजें लेके घूमना नहीं है। हम ट्रिप के लिए नहीं जा रहे, पेशेंट को सही से गाइड करना है। ओके, ये सब चीजें आप याद रखोगे। सबसे पहले हाइजीन को मेंटेन करो। दूसरा, जब तक पेशेंट फेमिलियर ना हो तब तक क्या करना है?
पेशेंट को असिस्ट करना है। तीसरी चीज, कोई भी चीज अगर वेट हो या फिर फ्लोर वेट है तो उसको उसके ऊपर नहीं चलाना है, थोड़ा रुकना है, सूखने के लिए देना, उसके बाद चलाना है और पेशेंट के बाइस्टैंडर को बोलना है। उसके बाद में जो क्राउडेड एरियाज को अवॉइड करना है, फालतू में कोई भी चीज अगर फ्लोर पर पड़ी रही उसको निकाल के उसके बाद में करना है जो भी करना है। समझ में आप सबको? ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने बहुत सारी चीजों को कवर किया। सबसे पहले हमने समझा इंट्रोडक्शन के एक्सिलरी पैड क्या होता है, उसके बाद में उसके कौन कौन से चीजें हैं, कौन कौन से पार्ट्स है। इस स्लाइड थोड़ा अगर मैं पढ़ूंगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए विल मूव टू दिस। यहाँ पर मैंने दिखाया आपको कि कौन कौन सी चीजें है, क्या क्या है। सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और ये भी वाला हिस्सा, क्योंकि ये वाला हिस्सा फ्लोर से कनेक्टेड है, राइट। उसके बाद में अलग अलग साइज का आता है, वो आपने देख लिया। उसके बाद में वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा हमने कि जब वजन नहीं रहता तब कैसे रहना है, जब वजन रहता है तब कैसे रहेगा और हाथ का मूवमेंट किस तरीके से रहेगा। उसके बाद में ये कुछ एग्जांपल्स है, इनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट आता है ये वाला मेजरमेंट किस तरीके से लेना है। मेजरमेंट अगर सो के पेशेंट तो 2 चीजों में ले सकते हैं, शू ऑफ या फिर शू ऑन। अगर स्टैंडिंग में है तो शू बेसिकली स्टैंडिंग में अगर लेने हैं तो शू ऑफ और ऑन दोनों में भी एक ही मेथड रहेगा, लेकिन स्लीपिंग में 2 अलग अलग मेजरमेंट है। स्टैंडिंग में एक ही मेजरमेंट रहेगा, एक ही वैसे मेजरमेंट लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर दिए हुए है। और क्रचेस अगर थोड़े बहुत बड़े छोटे हैं तो उससे सर्टेन प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। यूजुअली एक कंडीशन है जिसको हम बैक पेन बोलते हैं, और कहीं ना कहीं रेडियल नर्व के या फिर ब्रेकियल प्लेक्सस से जो भी नर्व आ रहे हैं उसके डैमेजेस भी हो सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम, वो एडवांटेजेस। एडवांटेजेस के बारे में आपने पढ़ा समझा कि टेम्पररी इंजुरीज हो सकते हैं, सॉरी टेम्पररी इंजुरीज अगर पेशेंट को है तो वहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में लोअर लिम्ब पर सपोर्ट अच्छा मिलता है, लो कॉस्ट में अवेलेबल है, और उसी के साथ साथ गेट पैटर्न में वेरियस गेट पैटर्न करके या फिर पेशेंट अपनी स्पीड बढ़ा के भी चल सकता है। आपने रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टॉप्स में देखे होंगे। उसके नेक्स्ट टाइम अगर कोई रहता है तो उसको ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से वेट डालता है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट स्किल physiotherapist should have a skill of observation. Until unless you don't improve your observation, nothing is going to happen. Biomechanics लो, exercise therapy लो, it's all about observation. Observe करो, अपने पेशेंट को दो, experience करो, दूसरे पेशेंट को दो, experience करो. This is how you are going to learn. Until unless you don't observe the things, nothing is going to happen. No biomechanics is going to work for you. No exercise therapy is going to work for you. इसीलिए आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। आपके आंखें आई ऑफ द ईगल होनी चाहिए। जो अर्जुना का आपने एग्जांपल देखा था, राइट, जब चिड़िया थी, जब चिड़िया को जब किसी ने पूछा उसको कि क्या नजर आ रहा है आपको, तब अर्जुना ने नहीं कहा कि चिड़िया, मुझे चिड़िया की आंख नजर आ रही है। सो योर आई शुड बी और योर फोकस शुड बी योर ऑब्जर्वेशन शुड बी सो एक्यूरेट दैट यू शुड बी फोकस ऑन वन थिंग एट वंस। बहुत सारी चीजों को एक साथ देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक एक चीज को देखना, एक एक चीज को धीरे धीरे करके सीखना है। उसके बाद में हमने डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा, उसके बाद में प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा, वो आता है एल्बो क्रचेस। एल्बो क्रचेस में ये यूजुअली मेड अप ऑफ किन चीजों के, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, इनको हम जल्दी से कवर अप करेंगे। एल्बो क्रचेस यूजुअली मेटल के या फिर एल्यूमिनियम के बनाए हुए होते हैं, और यहाँ पर जो फोर आर्म पीस bent backwards and extended to 2 inches below the elbow, right? एल्बो किस तरीके से रहेंगे, इसका बेसिकली स्ट्रक्चर किस तरीके का रहेगा, एल्बो का इस तरीके से, राइट, लॉबस्टैंड क्रचेस बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैसा है, फोर आर्म पीस बेंड बैकवर्ड, फोर आर्म ये वाले मसल का कैसा है, ये वाला पीस कैसा है बेटा, ये वाला बेंड बैकवर्ड है। उसके बाद में एंड एक्सटेंडेड टू 2 इंचेस बिलो द एल्बो, एल्बो के नीचे ये वाला स्ट्रक्चर किस तरीके से जा रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा पेशेंट हाथ इस तरीके से रखेगा, एक्सटेंशन में रखेगा, राइट, तभी सही से उसको पकड़ पाएगा, एल्बो के लेवल पर एल्बो क्रचेस इस्तेमाल कर पाएगा। बोथ हैंड ग्रिप एंड द फोरआर्म पीस आर एडजस्टेबल इन लेंथ बाय मींस ऑफ अ प्रेस क्लिप और अ मेटल बटन एंड हैव अ रबर फेर्यूल। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो भी हैंड ग्रिप है या फिर फोर आर्म के पीस है वो एडजस्टेबल है, हैंड ग्रिप या फिर फोर आर्म के पीस है वो एडजस्टेबल है, बटन से आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ द क्रचेस आर सुटेबल फॉर द पेशेंट विद द गुड बैलेंस इन कोऑर्डिनेशन विद द स्ट्रांग आर्म। ये उन पेशेंट्स में हमें देने हैं जिनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, ओके, कोऑर्डिनेशन मतलब अगर फॉर एग्जांपल जब वो मूवमेंट कर रहे हैं तब कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं ठीक से, उसके बाद में बैलेंस भी सही है और आर्म्स उनके स्ट्रांग है। Weight is transmitted exactly the same way as of the auxiliary
क्रचेस। जिस तरीके से हमने एक्सिलरी क्रचेस में पढ़ा या फिर अंडरआर्म क्रचेस में पढ़ा कि वेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ से यहाँ से वहां, उसी तरीके से इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। बस यहाँ पर ये एक चीज यूनिक है कि ये वाला हिस्सा थोड़ा बहुत क्या रहेगा बेटा, ये बेंड बैकवर्ड्स बेंड रहेगा और बाकी का हिस्सा जो रहेगा एक्सटेंड एल्बो के नीचे 2 इंचेस या फिर 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन में रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या हम आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, पेशेंट फोरआर्म, देखो आप हाथ का मूवमेंट कैसे जा रहा है। उसके बाद में जो भी क्रचेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरीके से फोरआर्म एल्बो के नीचे राइट किस तरीके से प्लेस्ड है। ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस की हम बात करें तो लाइट रहता है, वेट कम रहता है, और हाथ के मूवमेंट का एक्टिविटीज पेशेंट आराम से कर सकता है। उसी के साथ साथ फोरआर्म क्रचेस के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं डालनी पड़ती। ओके, उसके बाद में इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन और हार्ट रेट देन एक्सिलरी क्रचेस। जब हम इसको एक्सिलरी क्रचेस से कंपेयर करते हैं तो उतना वजन नहीं डालना पड़ता, दैट्स ऑल। उसके बाद में इजीली इसको हम लेके जा सकते हैं या फिर इजीली कहीं पर रख सकते हैं और कोई रिस्क नहीं रहता। या फिर जो भी हमने पढ़ा कि एक्सिलरी रीजन में रेडियल नर्व रहता है, वो दब जाएगा, ये होगा, वो होगा, क्रच पाल्सी होगी, इसमें वैसे कुछ होने का चांसेस नहीं है क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर्स उतना कुछ दब नहीं रहा है। तो यहाँ पर एडवांटेजेस है, हार्ट का मूवमेंट फ्रीली होगा, उसके बाद में वेट थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू एक्सिलरी और रिस्क नहीं रहता है इंजरी का, एक्सिलरी इंजरी का। उसके बाद में डिसएडवांटेज देखो, स्टेबल नहीं है उतना कुछ सब, डेफिनेटली जिसका वेट थोड़ा ज्यादा रहता है वो ज्यादा स्टेबल रहता है, वेट कम रहता है तो स्टेबल नहीं रहता है। और स्टैंडिंग बैलेंस और अपर लिम स्ट्रेंथ होनी है, कोई भी क्रचेस लो उसमें ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। सेम पॉइंट आप लिख देना एग्जाम में, जेनेटिक पेशेंट अगेन सेम पॉइंट वही रिपीट हो रहा है। उसके बाद में दे मे नॉट हैव नेसेसरी अपर लिम स्ट्रेंथ टू यूज द फोरआर्म। यहाँ पर अगर डिसएडवांटेज की बात करें वही डिसएडवांटेज इस्तेमाल हो रही है, एक ही चीज है वो है लेस स्टेबिलिटी रहेगी। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। Forearm support crutches, these are made up of metal with a padded forearm support platform. Okay, उसके बाद में स्ट्रैप रहता है, उसकी वो एडजस्टेबल हैंड पीस रहता है और रबर रहता है। ओके, स्ट्रैप है, ओके, एडजस्टेबल हैंड फिट है और रबर का ये है। ओके, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। These are used for a patient with painful wrist और हैंड कंडीशन और एल्बो कॉन्ट्रैक्चर और वीक हैंड ग्रिप। ये जो तीसरा वाला है आपका गटर वाला, गटर का किस में इस्तेमाल करेंगे हम बेसिकली, ये उन पेशेंट्स में इस्तेमाल करेंगे जिनको व्रिस्ट में दर्द है, उसके साथ साथ अगर कोई भी एल्बो का कॉन्ट्रैक्चर हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, और उसी के साथ साथ अगर पेशेंट के का ग्रिप अगर कमजोर है तो उसमें भी बेटा हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे या फिर पेशेंट को ये हम दे सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, गटर क्रचेस या फिर फोरआर्म सपोर्ट क्रचेस या फिर प्लेटफॉर्म क्रच भी बोला जाता है कुछ केसेस में। यहाँ पर क्या होगा, एल्बो कितना डिग्री, 90 डिग्री, एल्बो 90 डिग्री बेंड होगा। उसके बाद में हैंड कहाँ पर रेस्ट करेगा, हैंड जो ग्रिप है उस पर हैंड रेस्ट करेगा। उसके बाद में विच कैन बी एंगल्ड अप्रोप्रिएटली डिपेंडिंग अपॉन द यूजर्स डिसेबिलिटी। तो जो ये एंगल है तो बेस्ड अपॉन पेशेंट का डिसेबिलिटी, कितना परसेंट क्या डिसेबिलिटी है, उसके हिसाब से उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्रचेस है आपका गटर क्रचेस, ये बेसिकली मेटल से बनाया हुआ होता है और विद अ पैडेड फोरआर्म सपोर्ट। ओके, फोरआर्म सपोर्ट से बना हुआ रहता है और यहाँ पर एक स्ट्रिप रहेगा और एडजस्टेबल हैंड पीस रहेगा और रबर का ग्रिप रहेगा। उसके बाद में ये किन पेशेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जिनको व्रिस्ट में दर्द है या फिर एल्बो में कॉन्ट्रैक्चर है या फिर हाथों में कमजोरी है, उन केसेस में हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज को नोट डाउन करना है, एल्बो फ्लेक्शन कितना रहेगा बेटा, एल्बो फ्लेक्शन रहेगा 90 डिग्रीज। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट इसका एडजस्टेबल उसको एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं उसी के कंटिन्यूएशन के बारे में। यहाँ पर क्लियरली साइड पिक्चर दिया हुआ, आप देख सकते हैं हाथ किस तरीके से रेस्ट कर रहा है। ओके, पेशेंट ने किस तरीके से यहाँ पर होल्ड किया है, राइट। तो एल्बो का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो व्रिस्ट का अगर कमजोरी है तो ये वाला सपोर्ट कर रहा है, इस हिस्से को सपोर्ट कर रहा है। तो वेट जो पड़ रहा है, दोनों जॉइंट्स पर जो वेट पड़ना है वो क्या हो रहा है, वो उस लोड को ये ले रहा है। ओके, रूमेटॉइड डिसीज, अगर फॉर एग्जांपल किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ या फिर कोई दूसरी डिसीज है उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के केसेस में और आल्सो अदर कंडीशंस जिनमें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें एल्बो और व्रिस्ट अगर कमजोर हो जाते हैं तो हम उन केसेस में बेटा इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से इन दिस कंडीशंस पेशेंट कैन नॉट टेक वेट ऑन द हैंड, व्रिस्ट, एल्बो बिकॉज ऑफ डिफॉर्मिटी और पेन। किसी भी डिफॉर्मिटी मतलब
कोई एक स्ट्रक्चर नॉर्मल था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी की वजह से पेशेंट अगर अपने हाथों पर, अपने रिस्ट पर, अपने एल्बो पर, ये इन 3 जगह पर अगर पेशेंट वेट नहीं डाल पा रहा है, तो उसको हम कहेंगे बेटा उस समय हम इस्तेमाल करेंगे कौन सा, आपका एल्बो क्रचेस, आपका गटर क्रचेस, सॉरी फोरआर्म सपोर्ट क्रचेस, गटर क्रचेस। मेजरमेंट कैसे लेना है? इन लाइंग पोजीशन विद शू ऑन, मेजर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिक्स्ड एल्बो टिल 20 सेंटीमीटर लैटरल टू द हील, हील से लैटरली 20 सेंटीमीटर वहां तक लेना है। कब, कहां से? पॉइंट ऑफ फ्लेक्स एल्बो, एल्बो फ्लेक्स कितना डिग्री बता रहे थे वहां पर? 90 डिग्री। उसके बाद में एडवांटेजेस सिमिलर है सबके एडवांटेजेस, और इजीली एडजस्टेबल है, और मोर कॉस्मेटिक देन द अदर क्रचेस, मतलब बहुत कस्टमाइज या फिर बहुत सारे चेंजेस हम कर सकते हैं। उसके बाद में डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रोवाइड लेस लैटरल सपोर्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्सिलरी पैड। एक्सिलरी पैड नहीं है, उसलिए क्या होता है, लैटरल सपोर्ट, साइड वाला सपोर्ट पेशेंट को उतना कुछ खास नहीं मिलेगा। ओके, कफ में भी डिफिकल्ट टू रिमूव, जो कफ रहेंगे वो इंडिपेंडेंटली निकालने के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये व्हेन कंपेयर टू आपके एक्सिलरी क्रचेस, ये कहीं ना कहीं महंगे पड़ सकते हैं, दैट कुड बी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट हम प्रिपरेशन फॉर क्रच वॉकिंग। क्रचेस के बारे में हो गया। अभी पेशेंट ने क्रच लिए, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट रिक्वायरमेंट आपने सेलेक्ट किया कि ओके पेशेंट को एक्सिलरी क्रच देना है। उसके बाद में मेजरमेंट भी लिया, जो भी लेना है स्टैंडिंग में या फिर लाइंग में। उसके बाद में अभी प्रिपरेशन करना है, मतलब किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे और कैसे पेशेंट चलेगा। उसके लिए सबसे पहले आर्म, उसके बाद में आते हैं लेग्स। ओके, आर्म में शोल्डर एक्सटेंसर्स पीछे की ओर से। उसके बाद में मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं। ओके, शोल्डर में शोल्डर एक्सटेंसर्स, उसके बाद में एडक्टर्स, एल्बो एक्सटेंसर्स। इवन ऑल द मसल्स ऑफ द आर्म मस्ट बी असिस्टेड एंड द स्ट्रेंथ बिफोर द पेशेंट स्टार्ट वॉकिंग। जब पेशेंट को आप चलने के लिए बोल रहे हो, एक्सिलरी क्रच तो आपने दिया, हम सबने दिया, अभी चलने से पहले हमें पेशेंट के एक्सटेंशन का स्ट्रेंथ, उसी के साथ साथ एल्बो एक्सटेंशन, उसी के साथ साथ शोल्डर एडक्शन और बाकी के जो भी मसल्स रिक्वायर्ड है उनका हमें क्या करना है बेटा, स्ट्रेंथ को चेक करना है। इसके साथ साथ जो हैंड ग्रिप मस्ट बी टेस्टेड टू सी दैट द पेशेंट हैज सफिशिएंट पावर ऑफ ग्रास्प हैंड पीस। जो भी क्रच है उसमें क्या है, हैंड पीस है, राइट। पेशेंट उसको सही से पकड़ सके, उसके लिए हमें चेक करना है कि पेशेंट सही से फ्लेक्शन कर पा रहा है या नहीं। उसके बाद में लेग्स की ओर आते हैं। डेफिनेटली जो स्ट्रेंथ और मोबिलिटी रहती है, एबिलिटी टू मूव, उसको एसेस करना है और स्ट्रेंथ रहना जरूरी है। उसके बाद में मेन अटेंशन टू द हिप एब्डक्टर्स और एक्सटेंसर्स, नी एक्सटेंसर्स एंड द प्लांटर फ्लेक्सस ऑफ द एंकल शुड बी गिवन। यहाँ पर सबसे पहले है हिप में हिप एब्डक्टर। अभी फॉर एग्जांपल पेशेंट इस तरीके से लेटा हुआ है, समझो हिप एब्डक्टर मतलब पैर को इस तरीके से उठाना, बाहर की ओर उठाना, इसको हम बोलेंगे हिप एब्डक्टर्स, वो मसल स्ट्रांग है। उसके बाद में समझो ये टेबल है, ओके, पेशेंट उल्टा लेटा हुआ है, समझो उल्टा लेटा हुआ है, पैर को ऊपर की ओर उठा रहा है, आसमान की ओर उल्टा लेट के, ओके, तो इसको हम बोलेंगे हिप एक्सटेंसर्स। उसके बाद में नी एक्सटेंसर्स, पेशेंट इसी बेड पर, इसको हम निकाल देते हैं, ओके, ज्यादा सोता है, पेशेंट इसी बेड पर बैठा हुआ है, पेशेंट इस तरीके से बैठा हुआ है, इस पैर को अगर पेशेंट स्ट्रेट उठा रहा है, ओके, इसको हम बोलेंगे नी एक्सटेंसर्स, राइट। नी एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथ चेक करने। उसी तरीके से समझो पेशेंट दूसरे बेड पर, दूसरा पेशेंट बैठा हुआ है, ये तो खड़ा हुआ है, ओके, पैर जो है नीचे की ओर जाना, उसको हम बोलेंगे प्लांटर फ्लेक्शन। जैसे प्लेन, समझो कि प्लेन नीचे की ओर लैंड हो रही है, उसी तरीके से प्लांटर फ्लेक्शन, जब पैर हमारा नीचे की ओर होता है इस तरीके से, इसको हम बोलेंगे प्लांटर फ्लेक्शन, इसको हम बोलेंगे डॉर्सिफ्लेक्शन, राइट। तो ये सभी चीजों की हमें स्ट्रेंथ मैंडेटरीली फर्स्ट चेक करनी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट की ओर हम आते हैं बैलेंस। बैलेंस चेक करना है, सिटिंग और स्टैंडिंग में बैलेंस चेक करना है। उसके बाद में पेशेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना है कि कैसे क्रच को सही से इस्तेमाल करना है, ओके। तो यहाँ पर आपने सीखा कि आर्म्स में कौन से मसल स्ट्रांग होने हैं, उसके बाद में लेग्स में कौन से मसल स्ट्रांग होने हैं, उसके बाद में हमने सीखा बैलेंस में कौन सा बैलेंस चेक करना है और पेशेंट को देने से पहले डेमोन्स्ट्रेट करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है। उसके बाद में क्रच वॉकिंग में ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम व्हेन द पेशेंट इज टू स्टैंड एंड वॉक, द फिजियोथेरेपिस्ट शुड हैव एन असिस्टेंट सपोर्टिंग द पेशेंट। डेफिनेटली यस, जैसे में हमने ऑलरेडी सीखा कि
जब भी हम क्रचेस देते हैं उनको अचानक से चलने के लिए नहीं बोलना है, हमें सपोर्ट करना है जब तक उनको कॉन्फिडेंस ना मिले। उसके बाद में दो चीजें है, सबसे पहले नॉन वेट बेरिंग, मतलब पेशेंट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ ट्रायंगुलर बेस क्रच आइदर इन फ्रंट और बिहाइंड द वेट बेरिंग लेग। यहाँ पर ये बता रहे हैं सबसे पहले पेशेंट वजन नहीं डालेगा, ओके, वजन नहीं डालेगा, उस चीज पोजीशन में पेशेंट को ट्रेन करना है, उसको हम बोलेंगे नॉन वेट बेरिंग पोजीशन। धीरे धीरे हमें पार्शियल वेट बेरिंग तक लाना है। द क्रचेस एंड द अफेक्टेड लेग आर टेकन फॉरवर्ड एंड पुट डाउन टुगेदर, मतलब क्रचेस भी सामने लेना है और जो पैर में प्रॉब्लम है उसको भी लेंगे, ओके, पेशेंट उसको भी रखेगा, उसके बाद में आगे बढ़ेगा, फिर क्रचेस को रखेगा, फिर उसको रखेगा, ओके। वेट इज देन टेकन थ्रू द क्रचेस एंड अफेक्टेड लेग व्हाइल द अनअफेक्टेड लेग इज ब्रॉट थ्रू, ओके। यहाँ पर सबसे पहले जब भी हमें पेशेंट को ट्रेन करना होता है, सबसे पहले नॉन वेट बेरिंग में ट्रेन करना है, जो पैर अफेक्टेड है उस पर वजन नहीं डालना है, उसके बाद में धीरे धीरे उस पैर में वजन डालना है। इस तरीके से हमें पेशेंट को ट्रेन करना है। उसके बाद में आता है 4 पॉइंट गेट, उसके बाद में 3 पॉइंट गेट, उसके बाद में 2 पॉइंट गेट, उसके बाद में 2 पॉइंट गेट विद स्विंग, उसके बाद में 2 पॉइंट गेट विद स्विंग टू, इसमें बेसिकली यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पॉइंट गेट विद स्विंग, सबसे पहले 4 पॉइंट गेट, जिसमें आपने ऑलरेडी देखा होगा 4 पॉइंट्स जो है वो इन कांटेक्ट रहेंगे जमीन पर पेशेंट के क्रचेस को पकड़ते हुए। उसके बाद में 3 पॉइंट, ओके, उसके बाद में सबसे पहले 4 पॉइंट, उसके बाद में 3 पॉइंट, उसके बाद में 2 पॉइंट, उसके बाद में 2 पॉइंट स्विंग मालूम है राइट, कौन सा मूवमेंट है, उसके बाद में 2 पॉइंट स्विंग टू गेट। इसका ये मतलब है द फीट आर एडवांस बाय मच शॉर्टर डिस्टेंस एंड प्लेस्ड बिहाइंड द लेवल ऑफ द क्रच, क्रच रहेंगे उसके पीछे पैर रहेंगे, लेकिन जो बेस ऑफ द सपोर्ट रहेगा वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ओके। 4 पॉइंट 3 पॉइंट इस तरीके से ये होता है गेट पैटर्न, धीरे धीरे करना। 4 पॉइंट गेट क्या है, इन दिस गेट पैटर्न वन क्रच इज एडवांस एंड देन द ऑपोजिट लोअर एक्सट्रीमिटी इज एडवांस, फॉर एग्जांपल द लेफ्ट क्रच इज मूव forward, then the right lower extremity is followed by the right crutch and then the left lower extremity। आप यहाँ पर सही से देख सकते हैं, सबसे पहले जो लेफ्ट क्रच है, लेफ्ट क्रच उसको हम आगे की ओर मूव कर रहे हैं, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, देन द राइट लोअर एक्सट्रीमिटी, ओके, लेफ्ट क्रच को आपने पहले रखा, उसके बाद में राइट पैर को रखना है, ओके, लेफ्ट क्रच को आपने रखा, उसके बाद में राइट पैर को रखना है ऑपोजिट, उसके बाद में फॉलोड बाय द राइट क्रच and then the left activity, for right crutch, उसके बाद में left activity, ओके। यहाँ पर मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, पहले लेफ्ट क्रच को रखा, क्रच है, ओके, 4 पॉइंट ट्रेन करे समझो, क्रच को रखा, उसके बाद में हमने क्या किया, राइट लिम्ब को रखा, उसके बाद में राइट क्रच को रखा, उसके बाद में हमने राइट लेफ्ट लिम्ब को रखा, समझे, ऑपोजिट करना है, इसको हम बोलेंगे 4 पॉइंट गेट, मतलब 4 पॉइंट हो रहे हैं राइट राउंड के साथ। सो स्लो ग्रेट स्टेबिलिटी एटलीस्ट 3 पॉइंट कांटेक्ट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एटलीस्ट 3 पॉइंट कांटेक्ट ग्राउंड पर रहने, पॉइंट का मतलब 2 क्रचेस के पैर, 2 आपके पैर, यहाँ पर अभी देखो एक क्रचेस, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एटलीस्ट 3 पॉइंट एंड कांटेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने ये कौन सा रखा, ये क्रच रखा, कौन सा क्रच रखा, लेफ्ट, उसके बाद में राइट पैर डाला हमने, राइट, उसके बाद में जब हम राइट पैर और लेफ्ट क्रच को ग्राउंड पर रख रहे हैं तो डेफिनेटली थर्ड पॉइंट कौन सा है, आपका जो लेफ्ट लेग है वो थोड़ा ऊपर की ओर आएगा, राइट, उससे आपको बॉडी को बैलेंस करना है, उससे बैलेंस करना है और उसके बाद में इसको रखना है। तो अगर हम ऑपोजिट लेग और ऑपोजिट क्रच को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट में रहेंगे, तीसरा जो ऑपोजिट लेग है आपका वो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट में रहेगा, तभी आप नेक्स्ट स्टेप डाल पाओगे। तो यहाँ पर वही बता रहे 3 पॉइंट at the ground level has to be there. Then weight is on both lower extremities and used with bilateral involvement due to the poor balance and in coordination or muscle weakness में। यहाँ पर ये बता रहे weight is on both lower extremities, दोनों lower extremities पर weight लेने हैं with bilateral involvement ड्यू टू पुअर बैलेंस, अगर पुअर बैलेंस है तो बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट, और उसमें फिर कोऑर्डिनेशन में और मसल वीकनेस में, इन सब कंडीशन में इन चीजों का ख्याल रखना है, या फिर इन सब कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, 4 पॉइंट गेट से स्टार्ट करना है। यहां पर आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड,
सबसे पहले दोनों पैर यहाँ पर है, राइट। उसके बाद में लेफ्ट क्रच यहाँ पर रखा, राइट। उसके बाद में लेफ्ट क्रच यहाँ पर रखने के बाद में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, इस पैर को उठा के इसने यहाँ पर रखा है, तो दो पैर दो क्रच, राइट। तो कितने पॉइंट है, 1 2 3 4। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पॉइंट यहाँ पर इन केसेस में जिनमें बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट, उसमें बेसिकली आप 4 पॉइंट गेट को इस्तेमाल करोगे। पेशेंट को उन केसेस में 4 पॉइंट गेट को हमें देना है अगर किसी का बैलेंस खराब है या फिर कोऑर्डिनेशन खराब है या फिर मसल वीकनेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पॉइंट रहने इन कॉन्टैक्ट। अभी कोई भी एक एग्जांपल उठा के लो आप। सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, एक पैर रखोगे, एक क्रच रखोगे, ऑपोजिट पैर रखोगे, ऑपोजिट क्रच रखोगे, ऑपोजिट पैर रखना है, दैट्स ऑल। उसके बाद में थर्ड पॉइंट गेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट के साथ क्या क्या चीजें लगी हुई है, 2 ये पैर हुए, 3 पैर, इसको हम बोलेंगे 3 पॉइंट गेट। इन दिस टाइप ऑफ गेट 3 पॉइंट क्या रहेंगे, जमीन से कनेक्टेड रहेंगे। और यहाँ पर नॉन वेट बेरिंग गेट फॉर लोअर लिम्ब फ्रैक्चर्स। अगर फॉर एग्जांपल किसी का लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर हुआ या फिर एम्पुटेशन हुआ, एम्बुलेशन और एम्पुटेशन में फर्क है। एम्पुटेशन मतलब उस हिस्से को काटना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट, इस हिस्से को काटा गया है, इसको हम बोलेंगे एम्पुटेशन। एम्बुलेशन मतलब चलने, मोबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर किसी का एम्बुलेशन हुआ है, किसी का फ्रैक्चर हुआ है, अभी समझो कि किसी का फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर ने बोला, सर्जन ने बोला है कि उस पर वजन नहीं डालना है, तो 3 पॉइंट हम दे सकते हैं। समझ में आप सबको? तो इन केसेस में, फ्रैक्चर के केसेस में या फिर एम्पुटेशन के केसेस में आपको ये देने हैं 3 पॉइंट। उसके बाद में 2 पॉइंट आता है, दिस गेट पैटर्न इज सिमिलर टू द 4, सिमिलर है उसकी जैसे हम 4 वे में चल रहे थे उसके जैसा सिमिलर है। However, लेस स्टेबल है क्योंकि 2 ही पॉइंट ग्राउंड में कांटेक्ट में रहेंगे और दिस यूज ऑफ दिस गेट रिक्वायर बेटर बैलेंस। डेफिनेटली 4 गेट पहले ट्रेन करेंगे, उसके बाद में 4 गेट इसलिए दे रहे थे क्योंकि बैलेंस कम था, तो यहाँ पर बैलेंस थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा, तभी हम 2 गेट को प्रोग्रेस करेंगे। तो 2 पॉइंट पैटर्न इज मोर क्लोजली स्टिमुलेट्स नॉर्मल गेट एंड as much as the opposite lower limb and the upper extremities are moved together। मतलब जो लोअर लिम्ब है यहाँ पर बता रहे द ऑपोजिट लोअर एंड अपर लिम्ब आर मूव टुगेदर। ओके, अपर लिम्ब हाथ अगर ये हो रहा है तो लोअर लिम्ब ऑपोजिट ये एक साथ मूव हो रहे हैं, राइट, क्रचेस के साथ में एक साथ मूव हो रहे हैं। इसको हम बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे 2 पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट, ऑपोजिट। ये यहाँ पर क्या किया, लेफ्ट वाला पैर सामने है, राइट वाला क्रच सामने है, लेफ्ट पैर और राइट क्रच सामने है, बराबर ना। यहां पर आप देख सकते हैं राइट वाला पैर सामने है, लेफ्ट वाला क्रच सामने है, बराबर ना, ऑपोजिट। 2 पॉइंट, 2 पॉइंट हो रहे कॉन्टेक्ट, 2 पॉइंट जैसे हम चलते हैं, राइट, उसी तरीके से ये सब आपको करके दिखाना है मैम को, तभी आपको मार्क्स देने वाले हैं मैम प्रैक्टिकल्स में, इसलिए याद रखना है। 2 additional less commonly used crutch gates are swing to and swing throw patterns वाले। ये गेट्स बेसिकली बायलैटरल लोअर एक्सट्रीमिटीज का अगर किसी को इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे केसेस है स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, उन केसेस में ये वाले गेट्स का इस्तेमाल होता है। आपको बस मालूम रहना है कि स्विंग टू और स्विंग, ये वाले क्रचेस की कुछ अनकॉमन गेट्स है, क्रचेस है, उसका इस्तेमाल होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में। बस इतना याद रखो आप अभी के लिए। वो कैसे है यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्विंग थ्रो गेट और स्विंग टू गेट। ओके, स्विंग थ्रो और स्विंग थ्रू गेट। स्विंग थ्रू गेट में फास्टेस्ट गेट, इसमें बेसिकली जो एब्डोमिनल मसल्स रहते हैं ना, उसके लिए फास्टेस्ट गेट, उसके लिए फंक्शनल एब्डोमिनल मसल्स फंक्शनल होने हैं। इन द स्विंग throw gate, the crutches are moved forward together, but the lower extremities are swing beyond the crutches। यहाँ पर ये बता रहे कि स्विंग थ्रो गेट में जो क्रचेस रहेंगे आर मूव फॉरवर्ड, क्रचेस को हम सामने की ओर लेके जाएंगे, उसके बाद में टुगेदर, बट द लोअर एक्सट्रीमिटीज आर स्विंग बियॉन्ड द क्रचेस। यहाँ पर क्लियरली आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बंदा खड़ा हुआ है, इसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है समझो। ओके, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो सबसे पहले क्या किया इसने, जो 2 क्रचेस थे उसको इस तरीके से खड़ा था, सामने की ओर ले। उसके बाद में दोनों पैर क्या थे, पीछे थे।
उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा, यहाँ पर क्रचेस है, ये दो पैर स्विंग करके सामने की ओर लाएगा, ये क्रच के स्विंग करके सामने की ओर लेके आ रहा है। समझ में आप सबको? ये पॉइंट को नोट डाउन करो, ये छोटे वाले पॉइंट्स को नोट डाउन करो। ये बैलेंस था, सबसे पहले दो क्रचेस सामने आए, राइट, उसके बाद में क्या है, दो भी पॉइंट पीछे जा रहे हैं, दैट मींस स्विंग थ्रो गेट बोलेंगे हम इसको। दूसरा गेट हमारे पास आता है बच्चों, वो आता है स्विंग टू गेट। इसमें बोथ क्रचेस, बोथ लोअर लिम्स ऑलमोस्ट एट द क्रच लेवल। यहां पर आप देखेंगे दोनों पैर यहां पर थे, ओके, दो क्रच यहां पर थे, सॉरी, दोनों पैर यहां पर थे, दो क्रच यहां पर थे, इस तरीके से, ओके, इस तरीके से था पेशेंट। वन सेकेंड, ओके, पेशेंट पेशेंट इस तरीके से था, इस तरीके से दो क्रच यहां पर, ये। उसके बाद में क्या करेगा, जब नेक्स्ट स्टेप जाएगा उसमें क्या होगा, दोनों क्रचेस और दोनों पैर एक साथ होने हैं, दोनों क्रचेस और दोनों पैर एक साथ होने हैं। जब हम बात करें इसकी, इसमें क्या हो रहा था, दोनों पैर और स्टार्टिंग पॉइंट सिमिलर था इसके स्विंग टू फेस का। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों क्रचेस रखा, उसके बाद में स्विंग किया, पैर पीछे क्रचेस, सॉरी, पैर सामने क्रचेस पीछे, समझे? स्विंग इसमें क्या होता है, स्विंग टू फेस में दोनों क्रचेस दोनों पैर एक लेवल पर, ओके। उसके बाद में 4 पॉइंट कब देना है, जब आप पेशेंट को बैलेंस ट्रेन कर रहे हो या फिर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के लिए पेशेंट को ट्रेन करना है, तब स्टार्टिंग में हमें कौन सा देना है बच्चों, हमें देना है वेट बेरिंग, फुल वेट बेरिंग। 3 पॉइंट कब देना है, पार्शियल वेट बेरिंग के लिए, ओके, पार्शियल वेट बेरिंग। सबसे पहले फुल वेट बेरिंग को ट्रेन करेंगे, उसके बाद में पार्शियल वेट बेरिंग पर आएंगे। सॉरी, इसमें सबसे पहली चीज 4 पॉइंट गेट कब हम इस्तेमाल करना है, जब बैलेंस का रिक्वायरमेंट होता है पेशेंट को, अगर पुअर बैलेंस है, राइट, कोऑर्डिनेशन कुछ भी नहीं है, तो हम बेसिकली 4 इस पर जाएंगे। उसके बाद में धीरे धीरे 3 गेट पर आएंगे। 3 गेट किसमें, फ्रैक्चर्स में, उन केसेस में इस्तेमाल करेंगे। और 2 पॉइंट गेट किसमें इस्तेमाल करेंगे, 2 पॉइंट गेट में बेसिकली या तो नॉन वेट बेरिंग के लिए या तो इसके लिए। 2 पॉइंट गेट जैसे हमने ऑलरेडी देखा, किन कंडीशन में यूज हो रहा है आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद में पॉइंट गेट और स्विंग गेट। पॉइंट गेट मतलब स्टेबिलिटी के लिए, और जो स्विंग गेट है वो है मोर एनर्जी के लिए, फास्टर के लिए। स्विंग गेट जो देखे थे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। नेक्स्ट है स्टेयर क्लाइंबिंग विद अप विद गुड, डाउन विद बैड लोअर एक्सट्रीमिटीज। यहां पर ये बता रहे हैं कि सीढ़ियां चढ़नी है। सीढ़ियां कैसी चढ़नी है, अप विद गुड, डाउन विद बैड लोअर एक्सट्रीमिटीज। जब सीढ़ियां चढ़नी है तब जो अच्छा पैर रहेगा, जो सही पैर रहेगा, वो क्या होना है, उसको आगे की ओर रखना है। उसके बाद में जो इंजर्ड लेग है वो पीछे रहेगा। सीढ़ियां चढ़ने में, ऊपर जाने में आपका राइट लेग, दैट मींस जो लेग सही है, राइट ने जो लेग सही है वो सामने की ओर रहेगा। उतरने में कौन सा रहना है, उतरने में इंजर्ड लेग, उतरने में इंजर्ड लेग ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, ओके। Stairs. To begin, place with crutch under the arm of the injured side, holding the inside handle with the thumb. यहाँ पर हम डायरेक्ट डायग्राम की ओर आएंगे। To assist to descend. Okay. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेयर क्लाइंबिंग का अप एंड डाउन। जैसे मैंने इस डायग्राम को पढ़ाया आपको, आप इस डायग्राम को समझते हो तो डेफिनेटली आपको ये समझ आया होगा। उन्हीं चीजों को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। When using the stairs, remember up with the good, down with the bad. Simple. पेशेंट को बोलना है, अगर ऊपर की ओर चढ़ना है तो अच्छे वाले को सामने रखो, जो इंजर्ड है उसको पीछे रखना है। उतरने में उसको ऑपोजिट करना है, ओके। टू असेंड टू डिसेंड, टू असेंड मतलब ऊपर। लीव क्रचर्स ऑन द सेम लेवल वे स्टैंडिंग, जहां पर वो पेशेंट खड़ा रहता है उसी लेवल पर पेशेंट को बोलना है कि क्रचेस को रखना है। उसके बाद में सपोर्ट वेट इवनली ऑन द क्रचेस, हैंड एंड रेलिंग्स, इक्वल वेट डालने के लिए बोलना है हाथों पर पेशेंट को, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज आती है बेटा, वो आती है रेज द अनइंजर्ड फुट ऑन द हाईएस्ट स्टेप। मतलब जो नेक्स्ट स्टेप डालने का रहेगा पेशेंट का, उसमें अनइंजर्ड स्टेप रखेगा फर्स्ट, और इंजर्ड स्टेप रहेगा वो कहाँ रहेगा, उसी लेवल पर रहेगा, दैट मींस बिहाइंड रहेगा। स्ट्रेटन द अनइंजर्ड लेग एंड एडवांस द क्रचर, मतलब जो अनइंजर्ड लेग रहेगा वो स्ट्रेटन करेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा, राइट। इंजर्ड को बाद में रख सकता है। उसी तरीके से डिसेंड करने में उसका उल्टा करना है, दैट्स ऑल। तो समरी, सो व्हाई गिव वॉकिंग एड्स, क्यों देना है, वेट बेरिंग के लिए देते हैं हम, ताकि कोई भी फ्रैक्चर हो, कोई भी इंजरी हुआ हो, तब पेशेंट वेट नहीं ले पा रहा है या फिर टेम्पररी टाइम के लिए वो देना पड़ सकता है, कुछ केसेस में परमानेंटली देना पड़ सकता है,
उसके साथ साथ बैलेंस के लिए देना पड़ता है। अभी बहुत सारे एडवांस चीजें आए हैं, एडवांस रोबोटिक्स आए हैं, यहाँ पर बेसिक चीजें दी हुई है बैलेंस के लिए, मोटार पैटर्न के लिए, पेशेंट का कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, एंडोरेंस के लिए, इन सभी चीजों के लिए जो है यूजुअली गेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो रेफरेंस ये आपका डीना गार्डिनर और ये आपका सुलिवान सुसन। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और थोड़ा बहुत भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको गेट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है और फिर वो उसको अच्छे से समझना चाहते, तो आप उनके साथ इस वीडियो को अपने क्लास ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे मंथली बैच या फिर ईयरली बैच को एनरोल किया है तो डेफिनेटली क्लास ग्रुप जो है आपका इंडिविजुअल ग्रुप बनाया गया है, वहां पर आप कमेंट्स को पूछ सकते हैं और जो भी इसके रिलेटेड नोट्स रहेगा जिन्होंने हमारे बैचेस को एनरोल किया उनको वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।